चैप्टर 176। दिग्गजों के राजा की मृत्यु से कुछ दिन पहले अमेरिका के हंटर बयूरो का एक हेलीकॉप्टर एक अति शानदार हवेली के लॉन पर उतरा। इस हवेली का मालिक, जो इस समय देर से दोपहर के भोजन का आनंद ले रहा था, उसने अपनी खिड़की से उस हेलीकॉप्टर को देखा और स्टेक के रसदार स्लैब को काटना बंद कर दिया। मैंने नहीं सुना कि आज कोई मुझसे मिलने आ रहा है। मैं जाऊंगा और पुष्टि करूंगा कि यह कौन है। प्रबंधक ने अपना सिर नीचे कर लिया और तेजी से चला गया। लगभग उसी समय हवेली के मालिक ने दो लोगों को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखा और उसकी अभिव्यक्ति एक पल में कठोर हो गई। इससे परेशानी हो सकती है। खाली प्लेटें ले जा रही गृहस्वामी ने संयोग से उसकी बड़बड़ाहट सुनी और अपना सिर झुका लिया। खाने की मेज पर बैठे प्रतिष्ठित सज्जन, इस भव्य हवेली के मालिक, इस ग्रह पर जीवित केवल 5 महानतम शिकारियों में से एक था। उसका नाम क्रिस्टोफर रीड था। हालांकि उसे उसके जन्म के नाम के बजाय आमतौर पर स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर के रूप में जाना जाता था। किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को परेशान करने की हिम्मत कौन करेगा। भोजन कक्ष में प्रवेश करने के लिए गृहस्वामी और उसकी उत्सुक अभिव्यक्ति के पीछे भागी। सर क्रिस्टोफर, मुझे पहले से ही पता था। क्रिस्टोफर रीड ने प्रबंधक को आगे बोलने से रोका और चुपचाप अपनी कुर्सी से उठ गया। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का स्वागत किया जो भोजन कक्ष में उसके घबराहट वाले प्रबंधक से एक कदम बाद प्रवेश कर रहा था। बहुत दिन हो गए, डिप्टी डायरेक्टर। क्रिस्टोफर रीड की नजर हंटर बयूरो के उपनिदेशक के पीछे खड़ी अफ्रीकी अमेरिकी महिला पर गई। मैडम सेलनर। हंटर बयूरो के उपनिदेशक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए इस तरह की व्यक्तिगत यात्रा करना पहले से ही असामान्य था, लेकिन यह महिला व्यक्तिगत रूप से जो कदम उठा रही है वह गंभीरता के बिल्कुल नए पैमाने पर होगा। निश्चित रूप से जब उपनिदेशक अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था तो उसके चेहरे पर गहरा तनाव था। वह उत्सुकता से अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बोला, हमें आपसे एक जरूरी मामले पर चर्चा करनी है, तो क्या आप कुछ समय के लिए बाकी सभी को भेज सकते हैं। जैसा कि क्रिस्टोफर रीड को उम्मीद थी, परेशान होने की उसकी भविष्यवाणी सच हो गई थी। यदि उसका अतिथि केवल उपनिदेशक होता तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी शांतिपूर्ण दोपहर को बाधित करने की कीमत के रूप में उसे कुछ घंटों तक इंतजार कराना पड़ता। हालांकि वह मैडम सेलनर की उपस्थिति में इतना अभद्र व्यवहार नहीं कर सका। क्रिस्टोफर रीड ने शराब के गिलास से अपने मुंह के अंदरूनी हिस्से को धोते हुए एक पल के लिए चुपचाप सोचा। उसने अपनी उंगली से प्रबंधक को इशारा किया। उसके कर्मचारी के उसके माथे को छूने के काफी करीब आने के बाद ही हंटर ने अपना अगला आदेश फुसफुसाया, जब तक मेरे 2 मेहमान चले न जाएं, किसी को भी इस कमरे के आसपास भी मत आने देना। समझे। समझ गया सर। भंडारी ने अपना सिर झुकाया और नौकरानी सहित बाकी सभी लोगों को इस कमरे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। फिर वह भी कमरे से बाहर चला गया और एक बार फिर सिर झुकाने से पहले दोनों हाथों से दरवाजा पकड़ लिया। क्रिस्टोफर रीड ने अपना सिर हिलाया और दरवाजा चुपचाप बंद कर दिया गया। और इसलिए केवल 3 लोग, हवेली का मालिक, उपनिदेशक माइकल कॉनर और मैडम सेलनर, इस विशाल कमरे में रह गए। क्रिस्टोफर रीड की नजर अपने 2 मेहमानों पर पड़ी और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह वास्तव में समझ में आने योग्य था। क्या यह वह अवसर नहीं था जब सरकार के सबसे शक्तिशाली संगठन के दूसरे कमांड का मूल्य उपस्थित तीनों में से सबसे कम महत्वपूर्ण हो गया था। क्रिस्टोफर रीड स्वयं विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर के रूप में दूसरा होगा, और कोई भी मैडम सेलनर के संभावित मूल्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था, जो एक हंटर की क्षमताओं को स्थायी रूप से बढ़ा सकती थी। वह इन महत्वपूर्ण मेहमानों को इस तरह अपने आसपास खड़े नहीं रहने दे सकता था। अब क्या वह ऐसा कर सकता है। क्रिस्टोफर रीड ने डाइनिंग टेबल से 2 कुर्सियां निकाली और उन्हें संबोधित किया, आप आराम से तशरीफ रखिए। एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि डिप्टी डायरेक्टर और मैडम के बीच समझौता हो गया है, तो उसने भी अपना पिछला हिस्सा उनके विपरीत दिशा में पार्क कर दिया। तो अब क्रिस्टोफर रीड ने बारी बारी से दोनों मेहमानों के बीच अपनी निगाहें घुमाई और मिलनसार ढंग से मुस्कुराया। कौन सा व्यवसाय तुम दोनों को मेरे इस दूर स्थित निवास स्थान पर लाया है। मैडम सेलनर ने पहले उपनिदेशक से आश्वासन का संकेत खोजा। उसने आगे बढ़ने का संकेत देने के लिए अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि सेलनर बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाती, क्रिस्टोफर रीड ने पहले अपना हाथ उठाया। हमारे शुरू करने से पहले उसकी अभिव्यक्ति में नाराजगी के कुछ संकेत स्पष्ट थे। यदि आप पूर्व में कहीं दिखने वाले उस रैंक एस गेट के बारे में मुझसे बात करने के लिए यहां आए हैं, तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं। मुझे अभी भी जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने दृढ़तापूर्वक अपना पक्ष रखा।
उसने ये सुनिश्चित किया कि बात घर तक पहुंच जाए ताकि किसी के लिए अपना मन बदलने की कोशिश करने की कोई गुंजाइश न रहे। जैसा कि आप दोनों को अब तक पता होना चाहिए, संयुक्त राज्य सरकार ने मुझे एक स्वतंत्र राष्ट्र के बराबर पूर्ण अधिकार देने का वादा किया था। मतलब, मुझे अमेरिकी सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार है। और जैसा कि मैंने पहले भेजी अपनी विज्ञप्ति में कहा है, मैंने इस छापे में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। वो मूलतः एक देश के भीतर एक अलग राष्ट्र था। नागरिक कर्तव्य जैसी चीज का विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर के लिए कोई मतलब नहीं था, जिसके साथ एक देश के नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि अपने आप में एक जीवित, सांस लेता राष्ट्र के रूप में व्यवहार किया जाता था और उसके साथ हर देश के समान व्यवहार किया जाता था। पृथ्वी पर अन्य राष्ट्र बेशक अगर वो चाहे तो मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता है। हालांकि एक कारण था कि उसने निमंत्रण को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसे उस छापेमारी में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले प्रत्येक रैंक के एस हंटर उपस्थित होने की योजना बना रहे थे। भले ही डिप्टी डायरेक्टर मैडम को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हुए यहां आया, क्रिस्टोफर रीड ने अपना मन बदलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसके लिए बहुत बुरा था, जैसे वह इस बारे में दृढ़ था कि वह कहां खड़ा है। मैडम सेलनर ने भी एक स्पष्ट रेखा खींची कि वह कहां खड़ी है। मैं उस गेट के कारण आपके पास नहीं आया हूं, मिस्टर क्रिस। हमारे पास चिंता करने के लिए उससे भी बड़ी समस्या है। अभी जापान देश को सिंगल रैंक एस गेट से विनाश के कगार पर पहुंचाया जा रहा था। हालांकि क्या उसने सिर्फ इतना कहा कि अमेरिकी सीमाओं के भीतर खुलने के लिए तैयार हो रहे रैंक एस गेट से भी बड़ी समस्या थी। क्रिस्टोफर रीड का धड़ मैडम की ओर झुक गया। ये कौन सी बड़ी समस्या है? मैडम सेलनर ने अपने होठों को जबरदस्ती खोलने से पहले बहुत झिझक महसूस की। मिस्टर क्रिस, निकट भविष्य में इस बात की प्रबल संभावना है कि किसी अज्ञात हमलावर द्वारा आपकी हत्या कर दी जाएगी। उस पल कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। क्रिस्टोफर रीड सोच रहा था कि उपनिदेशक इतना बेचैन और घबराया हुआ क्यों लग रहा था। दरअसल माइकल कॉनर ने अभी अपने माथे पर लगे पसीने को पोंछने के लिए रुमाल भी निकाला था। मैडम सेलनर, जैसे ही उसने उसे पुकारा, उसकी आवाज भारी धीमी हो गई। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उसकी क्षमता के कारण उसकी शक्तियां पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। उसने अपनी सीमा लांघ दी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक दीवार है जिसे वह किसी भी कीमत पर पार नहीं कर सकता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इस तरह से हेय दृष्टि से देखने की अनुमति थी। यहां कौन किसकी हत्या करेगा? एक विशेष प्राधिकारी रैंक शिकारी के शरीर पर एक भी बाल को छूने की हिम्मत कौन करेगा? बिल्ली कभी शेर को नहीं मार सकती। केवल एक शेर ही दूसरे शेर को मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने समान स्तर के किसी भी शेर से नहीं हारेगा। यही असली कारण था कि उसने इस छापे से बाहर रहने का विकल्प चुना। जहां आवारा बिल्लियां इकट्ठी हो गई थीं, वहां शेर का बट मारना कितना अशोभनीय था। बेशक, जब तक कि आप थॉमस आंद्रे जैसे निम्न श्रेणी के शेर न हो। मैडम सेलनर ने क्रिस्टोफर रीड के मन में धधक रहे शांत गुस्से को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, लेकिन वो अपने स्पष्टीकरण से नहीं रुकी। अभी कुछ समय पहले मैंने तुमसे जुड़ा एक सपना देखा था। एक सपना? हाँ, मैडम ने सिर हिलाया। क्रिस्टोफर रीड को हैरानी हुई, लेकिन मैडम ने इसकी परवाह किए बिना काम जारी रखा। मेरे सपने में तुम कुछ लोगों से घिरे हुए थे और वे यहां देखो, मैडम सेलनर। क्रिस्टोफर रीड अब खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाया। सिर्फ आपके किसी सपने के कारण आप मुझे ये बकवास बताने के लिए इस जगह तक उड़ाए। मैडम, ये बकवास नहीं है और मैं केवल यही चाहती हूँ। मैं पहले से ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जागृत होने से पहले क्या करती थी, ठीक है? कुछ लोगों का मानना था कि क्योंकि वह एक मानसिक रोगी के रूप में काम करती थी, मैडम सेलनर के पास एक अनोखी क्षमता आ गई जिसने उसे वहां मौजूद अन्य सभी जागृत लोगों से अलग कर दिया। हालांकि उसका पूर्व पेशा अभी भी इस पूरी तरह से निरर्थक बकवास को माफ नहीं कर सका। क्रिस्टोफर रीड की अभिव्यक्ति बहुत भद्दी थी। मैं एक विशेष प्राधिकारी रैंक शिकारी हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन मेरे सपने में तुम निश्चित रूप से, आप और आपका सपना फिर से। क्रिस्टोफर रीड ने एक लंबी आह भरी और फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। आइए मान ले कि मुझे आप पर विश्वास है, महोदया। मान लीजिए कि मुझे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली शत्रु है। उस स्थिति में अगर ये सब सच है, तो मुझे किसके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए? क्या उसे पुलिस को बुलाना चाहिए या हंटर ब्यूरो से सुरक्षा का अनुरोध करें?
एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जो कथित तौर पर एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर को मारने में सक्षम है। ये कैसी मूर्खतापूर्ण धारणा थी। क्रिस्टोफर रीड ने उपहास किया और आगे बढ़ना जारी रखा। अगर यह सच है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सके। मैडम सेल्नर ने अपना उत्तर देने से पहले काफी देर तक चुपचाप विचार विमर्श किया। हो सकता है कोई हो जो आपकी मदद कर सके, और यह कौन हो सकता है? हंटर सेओंग जिनवू। यदि यह वह है तो वह आपकी रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। सबसे पहले क्रिस्टोफर रीड बिना ज्यादा दिलचस्पी के सुन रहा था और उसे एक पल के लिए अपनी यादों को खंगालने की जरूरत थी। हालांकि नाम ही अपरिचित लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने इसे पहले कहीं से सुना होगा। लेकिन ये कहाँ हो सकता था? हालांकि ये बिल्कुल हाल ही की बात रही होगी जब उसने सेओंग जिनवू नाम सुना होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है। क्रिस्टोफर रीड के चेहरे पर भाव और भी अधिक उभर आए। रुको, क्या आप उस एशियाई शिकारी के बारे में बात कर रही हैं जो जापानी कालकोठरी तोड़ संकट को हल करने के लिए गया था? यह सही है, वो हंटर सेओंग जिनवू है। मैडम सेल्नर ने निश्चित रूप से इसे तब देखा था। उसने निश्चित रूप से हंटर सेओंग जिनवू के भीतर गहरी नींद में सोई हुई लगभग अनंत शक्ति को देखा। यदि यह वह होता तो वह एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर की रक्षा करने में सक्षम हो सकता था। उसने क्रिस्टोफर रीड के कल्याण के संबंध में वास्तविक चिंता से ये शब्द कहे थे। हालांकि उसके अत्यधिक अहंकार ने उसे उसकी गरिमा के अपमान के अलावा और कुछ नहीं सुना। उसने अपनी मुट्ठी मेज पर जोरदार ढंग से पटक दी और फर्नीचर फर्श पर झुक गया। अभी बाहर निकलो, मैडम। ठीक इसी क्षण क्रिस्टोफर रीड अपनी सीट से उठा और अपनी उंगली से दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर आप थोड़ा और सुन सकें। डिप्टी डायरेक्टर ने क्रिस्टोफर रीड को मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर हम अपने रास्ते पर रहेंगे। वो एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर की तेज जानलेवा चकाचौंध के तहत और कुछ नहीं कह सका। वो स्पष्ट रूप से झिझक रही मैडम सेल्नर के साथ जल्दी से हवेली से बाहर चला गया। कमरे के बाहर खड़े प्रबंधक ने टूटी मेज देखी और तुरंत अंदर चला गया। कुछ हुआ सर? नहीं, वाकई में नहीं। क्रिस्टोफर रीड ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यदि यह मैडम सेल्नर नहीं थी जिसने उसकी शक्तियों को बढ़ाने में बहुत मदद की थी, वास्तव में यदि वह कोई और होती तो उस व्यक्ति को उसकी हवेली से बाहर निकालने के साथ चीजें समाप्त नहीं होती। वो केवल अभी भी जल रहे क्रोध को वापस निगल सका और एक गहरी सांस ली। वो चाहती है कि मैं किसी दोयम दर्जे के एशियाई शिकारी से मदद मांगूं? किसी को केवल और केवल क्रिस्टोफर रीड का कितना मजाक उड़ाने की अनुमति थी, इसकी एक सीमा थी। उसने अचानक अपना सिर प्रबंधक की ओर घुमाया। बाद वाला थोड़ा झेप गया, लेकिन जल्दी ही अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। क्या आपके पास मेरे लिए नए ऑर्डर है, सर? वो उस शिकारी का नाम सेओंग जिनवू था। क्या आप जानते हैं कि उसे अपनी जापानी छापेमारी कब शुरू करनी है? जापान की कहानी दुनिया में सबसे चर्चित विषयों में से एक थी। अमेरिका कोई अपवाद नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सेओंग जिनवू का नाम उतना ही प्रसिद्ध हो गया था जितना जापान में हुआ कालकोठरी तोड़ना या गेट से बाहर निकले दिग्गज। प्रबंधक ने अपनी कलाई घड़ी का उपयोग करके समय के अंतर की गणना की और अपना उत्तर दिया। उसे 1 घंटे में जापान पहुंचना चाहिए, सर। 1 घंटा क्या? तो फिर उसे थोड़ी देर के लिए ओबना नहीं चाहिए। क्रिस्टोफर रीड ने उस विचार के साथ खुद को सांत्वना दी और उपनिदेशक और मैडम सेल्नर वाले बढ़ते हेलीकॉप्टर को घूरना जारी रखा। आपने कालकोठरी के मालिक को मार डाला है। दिग्गजों के राजा ने अपना सिर खो दिया। कटी हुई गर्दन से बह रहे खून के फव्वारे से बचने के लिए जिनवू तेजी से दूर चला गया। यह तब था। उसके दिमाग में परिचित यांत्रिक बीप बज उठी। प्रारंभ में उसने सोचा कि यह उन सामान्य अलर्टों में से एक था जो सिस्टम अक्सर भेजता था। हालांकि संदेश निश्चित रूप से सामान्य प्रकृति का नहीं था। आपने 9 संप्रभुओं में से एक, शुरुआत के संप्रभु रेघिया, को मार डाला है। कुल अर्जित अनुभव अंकों की गणना, अनुभव बिंदुओं की भारी मात्रा के कारण इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। क्या बला है? जिनवू वहां एक पल के लिए घबरा गया क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था, और थोड़ी देर बाद उसके सिर के अंदर लगातार मैकेनिकल बीप बजती रही, और उसी समय जिनवू को सिस्टम संदेशों की भव्य दावत देखने का मौका मिला जो उसकी दृष्टि को पूरी तरह से भर रही थी। लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ। जिनवू की आंखें उत्तरोत्तर चौड़ी और चौड़ी होती गईं। 6 बार संदेश विंडो उसकी आंखों के सामने से गुजरी, और तब भी लेवल अप के लिए उसके सिर के अंदर 2 अतिरिक्त यांत्रिक बीप बजनी पड़ी, चेतावनियां अपने अंत तक पहुंचने के लिए। जिनवू ने जल्दी से अपनी स्टेट विंडो बुलाई। चैप्टर 177। स्थिति विंडो, लेवल 122।
जिन वू ने अपने नए स्तर की पुष्टि की और सदमे की एक बड़ी सांस को निगल लिया। जेजू द्वीप पर सभी चींटियों का शिकार करने के बाद उसका स्तर 100 तक पहुंच गया। हालांकि उसके बाद कुछ समय तक उसका स्तर लगभग वैसा ही रहा, शायद उसके और जिन राक्षसों से उसका सामना हुआ उनके बीच व्यापक अंतर के कारण। अन्य प्रमुख गिल्डों की समझ के बारे में पूछने के बाद उसे एक सप्ताह के लिए आसपास के सभी उच्च रैंकिंग कालकोठरी को साफ करने का मौका मिला और उसके बाद ही उसका स्तर 103 तक बढ़ गया। लेकिन अब उसका स्तर 120 से अधिक हो गया है। ये सब विशालकाय प्रकार के राक्षसों के लिए धन्यवाद था। प्रत्येक के पास बॉस स्तर के अनुभव अंक थे। साथ ही दिग्गजों के राजा ने भी उसे भारी मात्रा में अनुभव अंक उपहार में दिए थे, जिसका मूल्य 8 स्तरों जितना था, कम नहीं। बहुत अच्छा, जिन वू ने सिर हिलाया। उसने राजा की हत्या करके सही निर्णय लिया था। यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था कि उसका स्तर एक बार में 8 तक बढ़ गया। ये प्राणी इतना दबाव छोड़ने में सक्षम था कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। भले ही इसकी शक्तियां इन विशेष जंजीरों से बंद कर दी गई थी। अगर इस चीज को आजाद कर दिया जाए और बाहरी दुनिया में आजादी से घूमने दिया जाए तो। जिन वू ने अपना सिर बाएं से दाएं हिलाया। उसे भाग्यशाली सितारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसे ऐसा होने से पहले ही इसके वास्तविक स्वरूप का पता चल गया। तभी राजा की लाश अचानक सूखे से पीड़ित जमीन की तरह फटने लगी और जल्द ही रेत जैसी धूल में बदल गई और फर्श पर गिर गई। राजा द्वारा उससे कहे गए शब्द अचानक जिन वू के दिमाग से गुजर गए। एक बार जब ऐसा आध्यात्मिक शरीर मर जाता है तो यह नष्ट हो जाता है और इसे आपके छाया सैनिकों में से एक में नहीं बदला जा सकता है। मतलब, मैं कभी भी आपका सिपाही नहीं बन सकता। एक आध्यात्मिक शरीर की मृत्यु। अपने जीवन में पहली बार उसे एक तथाकथित आध्यात्मिक शरीर की मृत्यु देखने को मिली। राजा ने जो कहा वो ठीक था। उसकी लाश रेत में तब्दील हो गई और उसमें से कोई काला धुआं नहीं निकला। न ही उसने शैडो एक्सट्रैक्शन के बारे में कोई संदेश पॉप अप होते देखा। जिन वू ने रेत के ढेर से काले जादू के क्रिस्टल को खोदा। ये थोड़ा नुकसान की बात है कि मैं अपने लिए एक नया शैडो सोल्जर नहीं ला सका, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस चीज से खुद को संतुष्ट करना चाहिए। जिन वू ने इस बड़े जादुई क्रिस्टल का अध्ययन किया। इसकी दर्पण जैसी स्पष्ट सतह उसके चेहरे को प्रतिबिंबित करती थी। जैसे ही उसने इसमें गहराई से झांका, उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियों के सिरे इस चीज के भीतर निहित सारी शक्ति से झंझना रहे हैं। तो ये वे शासक हैं जो ये चीजें यहां भेजते रहते हैं। ये क्यों होता है? जब उसने पहली बार शासक शब्द सुना तो उसके दिमाग में एक दृश्य अपने आप दोहराया जाने लगा, और यह स्वर्ग से उतरने वाले 4 स्वर्गदूतों के बारे में था। भले ही यह वास्तव में उसके साथ नहीं हुआ था, जिन वू को प्लेबैक में उन्हें खोजने से ही अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका हृदय उसके पेट के गड्ढे में गिर गया हो। क्या वे चीजें शासक हो सकती हैं? यदि वे चीजें पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बना रही थी तो निश्चित रूप से उसके पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, क्योंकि वह अभी था। उसने मैजिक क्रिस्टल को और भी मजबूती से पकड़ लिया। मुझे बहुत मजबूत होने की जरूरत है। उस अर्थ में यह एक अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली बात थी कि उसे छाया संप्रभु की शक्तियां प्रदान की गई। उसने एक अकल्पनीय शक्ति प्राप्त कर ली थी और इस बात की बहुत अच्छी संभावना थी कि वह भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। यदि कक्षा खोज के दौरान उसके पास पर्याप्त अंक नहीं थे और सिस्टम द्वारा उसे नहीं चुना गया तो क्या हुआ होगा? जिन वू ने अभी तक बंद न होने वाली स्टेटस विंडो को थोड़े मजाक के साथ चुपचाप चालू कर दिया। क्या आप पहले ही कुछ कहेंगे? बहुत बुरा। सिस्टम ने फिर भी उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाए। जिन वू ने खुद से कहा कि एक दिन अगर उसके पास बकेट लिस्ट संकलित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा तो वह निश्चित रूप से उसमें कहीं सिस्टम के साथ एक गंभीर बातचीत डाल देगा। वो जाने के लिए जमीन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसका पैर फर्श पर पड़ी किसी चीज से छू गया। उसने नीचे देखा और पाया कि यह वही काली चेन थी जो दानवों के राजा के चारों ओर लपेटी जाती थी। तुरंत जिन वू की आंखों में जिज्ञासा भर गई, और बहुत जल्द वो जिज्ञासा पूर्ण रुचि में बदल गई। हो सकता है ये चीजें काम आए। वो चुपचाप बाहर पहुंचा और कालकोठरी की दीवार से अभी भी जुड़ी हुई जंजीरों में से एक को पकड़ लिया, और निश्चित रूप से वो महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत छीन ली गई है। दरअसल ये चेन उसकी जादुई ऊर्जा को सोख रही थी। केवल एक ही समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर ये जंजीरें आपके चारों ओर कई परतों में कसकर लिपटी हुई है तो अविश्वसनीय शक्ति का धारक भी जल्द ही खुद को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगा। जिन वू ने पुष्टि की कि एमपी रिजर्व को लगातार खाया जा रहा है और वो तेजी से मुस्कुरा रहा है। क्या यह अप्रत्याशित फसल नहीं है? काफी प्रसन्न महसूस करते हुए
उसने एक डेमन किंग्स शॉर्टस्वॉर्ड निकाली और एक जंजीर काट दी। हालांकि वो अब टूटी हुई श्रृंखला से होने वाले किसी जादुई प्रभाव को महसूस नहीं कर सका। ये सिर्फ यही नहीं था, यह वे सभी थे। क्या चल रहा है? जिन वू ने अपनी नज़र कालकोठरी की दीवार पर स्थानांतरित कर दी। उसने दीवार से अभी भी जुड़ी हुई एक जंजीर को पकड़ लिया और पहले जैसा ही सीलिंग प्रभाव महसूस किया। हालांकि सभी कटी हुई जंजीरों ने वो जादुई प्रभाव बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं किया। वो अनुमान लगा सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है, तो यह ऐसा ही था। ये जंजीरें किसी प्रकार की कलाकृतियां नहीं थीं। नहीं, सीलिंग प्रभाव केवल इस कालकोठरी की शक्ति थी। दूसरे शब्दों में, कालकोठरी के बाहर ये जंजीरें किसी स्क्रैप धातु से बेहतर नहीं थीं। मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता। जिन वू ने उन जंजीरों को फर्श पर गिरा दिया जो नियमित वस्तु बन गई थी। हालांकि वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि उसे यहाँ थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, लेकिन उसे इस बात से कुछ सांत्वना मिली कि उसने अभी भी इस यात्रा में बहुत कुछ हासिल किया है। इस अभियान के माध्यम से दिग्गजों की परछाइयों को उसकी छाया सेना में जोड़ा गया था और बड़े राक्षसों और उनके राजा को मारने के बाद उसका स्तर 122 तक बढ़ गया था। ये सभी अकेले ऐसे परिणाम थे जो पहले से ही उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। जिन वू ने निर्णायक रूप से जंजीरें छोड़ दी और मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़ गया। बेरू ने विनम्रतापूर्वक अपने संप्रभु की ओर अपना सिर झुका लिया। फिर उसने अपना सिर वापस ऊपर उठाया और अपनी उंगली से बाहर निकलने का इशारा किया। जिन वू के सामने खड़े छाया सैनिक तुरंत हट गए और एक बड़ा रास्ता बनाया। जिन वू ने देखा कि बेरू का कंधा अज्ञात पदार्थों से पूरी तरह साफ था और खुद बाहर निकलने के लिए चलने से पहले उसे हल्के से थपथपाया। बेरू को अपने संप्रभु के उस भाव से द्रवित महसूस हुआ और वह भी चुपचाप जिन वू के पीछे चल दिया। और उनके ठीक पीछे लगभग हजारों छाया सैनिक, जिन्होंने दिग्गजों के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ने सही गठन बनाए रखा और बॉस कक्ष से बाहर निकल गए। कालकोठरी का आंतरिक भाग जल्द ही आगे बढ़ रहे छाया सैनिकों के भारी कदमों से भर गया। दूर से कालकोठरी का मुंह दिखाई दे रहा था। जिन वू ने प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रही सूरज की रोशनी को देखा तो मुस्कुराया। यही वह क्षण था जब यह अंतहीन प्रतीत होने वाली छापेमारी अपने निष्कर्ष पर पहुंची थी। जापानी हंटर एसोसिएशन का स्थिति कक्ष। इस स्थिति कक्ष के अंदर एक घातक सन्नाटा छाया हुआ था, यहां तक कि चरमराने की आवाज भी नहीं सुनी जा सकती थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्टाफ सदस्य इस वक्त सांस लेना भी भूल चुके थे। उनका सारा ध्यान कमरे के सामने स्थित विशाल मॉनिटर पर केंद्रित था। केवल सूखी लार निगलने की सूक्ष्म आवाजें कभी कभी इधर उधर से बड़बड़ाती थीं। विशाल स्क्रीन द्वारा प्रदर्शित फुटेज में वर्तमान में शिंजुकू की छवि दिखाई दे रही है, जिसे जासूसी उपग्रह के जादुई ऊर्जा पहचान कैमरे से अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हुए शूट किया गया है। इस कैमरे ने प्रकाश क्षेत्रों के संदर्भ में ज्ञात जादुई ऊर्जा को प्रदर्शित किया। जादुई ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, रोशनी उतनी ही तेज होगी। कमजोर जादुई ऊर्जा स्वाभाविक रूप से एक छोटे प्रकाश क्षेत्र की ओर ले जाएगी। इस स्थिति कक्ष में मौजूद सभी लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यह नहीं जानता था कि टोक्यो के मध्य में घर पर खुद को बना रहा वो विशाल प्रकाश क्षेत्र क्या दर्शाता है। लगभग 1000 छोटे प्रकाश गोले एकत्रित होकर प्रकाश के उस बड़े गोले के ठीक सामने खड़े हो गए। उस विशाल संख्या को देख रहा प्रत्येक एसोसिएशन स्टाफ सदस्य अत्यंत भय से पीला पड़ गया। वे सभी हंटर सेओंग जिन वू के सम्मान हैं। अरे बाप रे! यहां तक कि सामान्य संख्या में भी क्या ये 500 से अधिक नहीं है? एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो ने चुपचाप अपना सिर अपने बगल में बैठे विश्लेषण विभाग के एजेंट के करीब झुका लिया। उसके कुल कितने समन हैं? चूंकि कई रोशनियां एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है, इसलिए सटीक रूप से बताना मुश्किल है, लेकिन कम से कम मेरा मानना है कि 800 से अधिक जीव हैं, सर। उसने कहा, 800 प्राणी। चूंकि विश्लेषण विभाग के एक सदस्य ने अपने वाक्य में इससे कहीं अधिक का उल्लेख करने की भी जहमत उठाई। प्रस्तावित संख्या को पूर्ण न्यूनतम मूल्य के रूप में देखा जाना चाहिए। इस तरह से देखने पर भी ये जेजू द्वीप में पहली बार देखे गए सम्मन की संख्या से दोगुनी थी। मात्सुमोतो अंदर से आश्चर्यचकित था। अभी तो इतना भी समय नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने सम्मन की संख्या कब दोगुनी कर दी? नहीं, शुरुआत में ही किसी के सम्मन की संख्या बढ़ाना सामान्य बात नहीं थी। उसके कांपते हाथ ने उसके मुंह के आसपास का क्षेत्र पोंछ दिया। अगर इस आदमी को दुश्मन माना जाता तो निस्संदेह मात्सुमोतो को कोई रास्ता नहीं दिख पाता, लेकिन ये जानते हुए कि सेओंग जिन वू एक सहयोगी था, उसके दिमाग ने पहले कभी इतना सहज महसूस नहीं किया था। ये कितनी राहत की बात थी कि हंटर सेओंग जिन वू ने जापान पर इस तरह अपनी कृपा की थी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो बमुश्किल मानसिक सदमे से उबरा और अपना ध्यान वापस बड़े स्क्रीन पर लगाया। रोशनी के छोटे छोटे धब्बे एकल बड़े प्रकाश क्षेत्र की ओर बढ़े। ये हंटर सेओंग जिन वू के सम्मन और गेट की रखवाली करने वाले विशालकाय के बीच लड़ाई की शुरुआत थी। उनकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। उपस्थित सभी लोगों ने रोशनी के धब्बों के एक दूसरे से लगातार उलझने और छटपटाने का तमाशा देखा। और आखिरकार टिमटिमाता हुआ प्रकाश का बड़ा स्तंभ गायब हो गया। मानो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हो, इतनी जोर से जयकारे गूंज उठी कि पूरा माहौल हिल गया। कर्मचारियों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई। अंत में जापानी मुख्य भूमि को विशाल प्रकार के राक्षसों के खतरे से मुक्त होने के महत्वपूर्ण अवसर पर उनका स्वागत किया गया। ये सब एक ही कोरियाई शिकारी की करतूत थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो ने अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखा और सिर हिलाने से पहले स्क्रीन पर देखता रहा। जब जिन वू ने उसकी योजना को विफल कर दिया तो उसने जापान को नहीं बल्कि कोरिया को ऐसा हंटर उपहार में देने के लिए स्वर्ग को दोषी ठहराया। लेकिन अब वह आभारी था कि ऐसा हंटर वास्तव में दक्षिण कोरिया को उपहार में दिया गया था। अगर वह आसपास नहीं होता तो अब तक जापान होता। एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो अपने दिमाग में घर कर रही भयावह कल्पना से कांप उठा और अपने अंतिम कर्तव्य को पूरा करने के लिए फोन उठाया। कॉल बहुत जल्दी आ गई। चीजें कैसी रहीं? फोन के स्पीकर से जापानी प्रधानमंत्री की तनावपूर्ण आवाज निकली। एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो ने भावनाओं से थोड़ी रुंधी आवाज में उन्हें परिणामों की जानकारी दी। जापान का संकट खत्म हो गया है सर। आगे फोन के स्पीकर से उत्साहित तेज चीखें सुनी जा सकती थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने गरिमापूर्ण स्वर में बात की और अपने दिल में महसूस की गई खुशी को छुपाने की पूरी कोशिश की। आपने कड़ी मेहनत की एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपके लिए आरक्षित सजा का भार कम हो जाएगा, समझे? बेशक साहब, उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। यह स्पष्ट था कि जो जनरल दुश्मन के नेता को मारने में असफल रहा, वह मुआवजे के रूप में अपनी गर्दन चढ़ा देगा। और क्या होगा अगर उस दुश्मन का नेता आपके देश को भी बचा ले? एकदम सही। पूर्ण हार का सामना करते हुए मात्सुमोतो शिगियो किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बना सका। वो बस धीमी आवाज में बोला, मैं कोई भी सजा खुशी से स्वीकार करूंगा सर। ये अंतिम कर्तव्य है जिसे मुझे निभाना है। सभी दिग्गजों के शिकार की खबर तेजी से दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई। जापान के निकटतम पड़ोसी दक्षिण कोरिया से लेकर विश्व के दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका में ब्राजील तक जिन वू के कारनामे पूरी दुनिया ने सुने। एक अकेला शिकारी पूरे देश को बचाता है। एक नए स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर के आने के सुझावों से विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर उथल पुथल मच गई। जेजू द्वीप पर छापे की तुलना में इस बार अंतर यह था कि ऐसे सुझाव केवल कोरियाई लोगों द्वारा ही नहीं दिए जा रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से में मैरीलैंड राज्य, जिन अमेरिकी शिकारियों ने रैंक एस गेट की छापेमारी को सुरक्षित रूप से पूरा किया था, वे अमेरिकी सरकार द्वारा आयोजित जश्न पार्टी में जा रहे थे। हालांकि ये सभी शिकारी पार्टी स्थल में प्रवेश नहीं कर सके और बस होटल के लाउंज के पास खड़े होकर वहां लगे टीवी को देख रहे थे, क्योंकि यह जापान से आने वाली खबरों को प्रसारित करता रहा। उनके सामूहिक जबड़े फर्श पर गिर रहे थे। क्या बकवास है, उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध सपोर्ट टाइप रैंक एस हंटर यूरी ओरलोव पलक झपकते ही मारे जाने से पहले कुछ नहीं कर सका। सुपर विशालकाय की फुर्तीली हरकतें टीवी कैमरों द्वारा कैद की गईं। उस चीज को राक्षस कहना पर्याप्त नहीं था, जबकि इतना विशाल शरीर इतनी गति प्रदर्शित करने में सक्षम था। लेकिन फिर एक एकल रैंक एस हंटर अकेले ऐसे निरर्थक प्राणी का शिकार करने में कामयाब रहा। हंटर जिन वू सियोंग डी रैंक वाले एक अन्य शिकारी जिन्हो यू के साथ जापान पहुंचा, और नहीं, वास्तव में यह बेहतर होता अगर वह इसे अकेले करता। लेकिन फिर क्या ये कहा जाए कि उसने मामूली सी रैंक डी के साथ सभी विशालकाय प्रकार के राक्षसों को भी मार डाला। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। दुर्भाग्य से उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कैमरे जापानी नागरिकों के लगातार आंसू बहाते हुए अपनी बेलगाम खुशी व्यक्त करने के दृश्यों को कैद करते रहे। और अंत में फुटेज में उस अति विशाल दानव की लाश को प्रदर्शित करने के लिए बदलाव किया गया, जो वर्तमान में जमीन पर शक्तिहीन रूप से फैला हुआ पड़ा हुआ था। 3 रैंक के एस हंटर्स जिन्होंने पहले दांव लगाया था, लगभग एक साथ चौंककर हौंफने लगे, जिससे ये बताना मुश्किल हो गया कि पहले किसने दांव लगाया। केवल अभी वे वास्तव में विश्वास कर सकते थे कि राक्षस वास्तव में मारा गया था। यह तब था। आह, सब लोग, तो आप यहीं थे।
तीनों व्यक्तियों के सिर तुरंत उस दिशा में घूम गए जहां से वह आवाज आ रही थी, और उन सब की आंखें भी चौड़ी हो गईं। थॉमस आंद्रे उनके सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराहट के साथ उन्हें कागज की एक पर्ची दी। यह क्या है? वचन पत्र में कहा गया है कि आप सभी शर्त के परिणाम को कायम रखेंगे। थॉमस आंद्रे ने वास्तव में 3 शिकारियों की स्तब्ध प्रतिक्रियाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और उनमें से प्रत्येक ने शर्त में जो चीजें सामने रखी थी उन्हें लिखना शुरू कर दिया। आपने अपनी नौक बताई, तुम्हारी हवेली, और आप। थॉमस आंद्रे ने सीधे तीसरे हंटर को देखा और अपने पेन के सिरे से उसके सिर के किनारे को खुजलाना शुरू कर दिया। तुमने फिर क्या शर्त लगाई? अकेले शिकारी ने अपनी लार गटक ली और तेजी से अपनी आवाज उठाई। दरअसल मैंने कुछ भी दांव पर नहीं लगाया। अरे, आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है। थॉमस आंद्रे ने अपना धूप का चश्मा थोड़ा नीचे किया और चुपचाप उसे घूरता रहा, जिससे हंटर ने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने गोलियत की शक्ति देखी थी जो अपने नंगे हाथों के अलावा रैनकेस राक्षसों को अलग करने में सक्षम थी। इस हंटर में थॉमस आंद्रे के खिलाफ जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, जो रैनकेस कालकोठरी के चारों ओर घूम रहा था जैसे कि यह एक निम्न श्रेणी की कालकोठरी थी जो आमतौर पर हर जगह पाई जाती थी। आपकी टाई, शिकारी ने रोते हुए चेहरे के साथ अपनी टाई खोल दी। थोड़ी देर बाद थॉमस आंद्रे सीटी बजाते हुए होटल के रेस्तरां में चला गया और वहां उसे एक परिचित चेहरा मिला और उसने इत्मीनान से टहलना बंद कर दिया। यह स्केवेंजर गिल्ड लोरा के शीर्ष शिकारियों के प्रबंधन का प्रभारी प्रबंधक था। जब वह उसके पास पहुंची तो थॉमस आंद्रे ने उसे अपनी नई टाई दिखाई और पूछा, तो आप मेरी नई टाई के बारे में क्या सोचती हैं? यह महंगा लग रहा है, लेकिन यह आपकी हवाईयन शर्ट पर सूट नहीं करता है, सर। आपको ऐसा लगता है? थॉमस आंद्रे ने उसे लापरवाही से जवाब देते हुए अपनी गर्दन से टाई खोली और उसे पास के एक कूड़ेदान में डाल दिया। हाँ, मैंने भी उतना ही सोचा था। लोरा ने देखा था कि थॉमस आंद्रे ने बहुत लंबे समय तक एक करीबी सुविधाजनक स्थान से कैसे काम किया, इसलिए उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और बस यही बताया कि वह यहाँ क्यों आए है। हमारी एक समस्या है। थॉमस आंद्रे ने अपना सिर कूड़ेदान से दूर उठाया। उसके अनुभव ने उसे बताया कि यह समस्या छोटी नहीं हो सकती थी, क्योंकि लोरा फोन का उपयोग नहीं करती थी, बल्कि उसे इस तरह की जानकारी देने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आई थी। हम यहाँ किस तरह की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? लोरा चिंतित स्वर में बोली। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन के लिए हंटर ब्यूरो द्वारा आमंत्रित गिल्डों की सूची प्रकाशित की गई है। हालांकि इसमें दक्षिण कोरिया का आहजिन गिल्ड भी शामिल है। आहजिन गिल्ड। अचानक वह एक अशुभ एहसास से उबर गया। परिणामस्वरूप थॉमस आंद्रे की आवाज भारी लग रही थी। लोरा ने सिर हिलाया। यह वैसा ही है जैसा आपको संदेह है। यह हंटर सियोंग जिन वू का गिल्ड है। जैसा उसने सोचा था, उसके द्वारा महसूस किए गए सभी अपशकुन कभी भी अपने निशानों से क्यों नहीं चूकते थे। थॉमस आंद्रे ने गहरी भौहें चढ़ाई और बोला, तो मुझे लगता है कि वह अमेरिका आ रहा है। चैप्टर 178। इशिकावा प्रांत में स्थित एक निश्चित गांव के प्रवेश द्वार पर सुबह से ही इतने लोगों की भीड़ थी कि पैदल चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। क्या चल रहा है? हर कोई यहाँ किस लिए आया है? ग्रामीणों में से एक ने, जिसने अभी तक ये खबर नहीं सुनी थी, चारों ओर देखा और अपने पड़ोसियों से पूछा। उन्हें अभी अपने गांव के पुनर्निर्माण में काफी व्यस्त होना चाहिए, लेकिन इन सभी लोगों का इस तरह यहां से बाहर आना। ये ग्रामीण जो एक ढही हुई इमारत के मलबे को हटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, वह इस नए घटनाक्रम से घबराए बिना नहीं रह सका। आप देखिए, बात यह है। एक दयालु महिला इस आदमी को मामला समझाने ही वाली थी और उसने अपने होंठ अलग कर दिए। हालांकि उसने गांव की ओर जाने वाली सड़क के बहुत दूर एक वाहन को देखा और उसकी ओर इशारा किया। ग्रामीणों ने वाहन को देखा और हंगामा करना शुरू कर दिया। उनकी आंखों के भीतर उत्साह की रोशनी चमकती देखकर उस जगह का पूरा माहौल ऐसा लग रहा था मानो वे दूर देश में रहने वाले किसी लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार या कुछ ऐसे ही भ्रमित पुरुष ग्रामीण का स्वागत करने के लिए यहाँ आए हो। लेकिन फिर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इतने सारे लोग एक ही रिश्तेदार को साझा करेंगे, इसलिए उस आदमी ने पसीना पोंछने के लिए अपनी गर्दन पर तौलिए का इस्तेमाल किया और हैरान भाव से देखता रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज यहाँ कौन आ रहा है? बगल के एक चाचा इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और स्पष्ट हताशा में बोले, हंटर आज आ रहा है। आप किस हंटर की बात कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ किस हंटर के बारे में बात कर रहा हूँ? जब गाड़ी करीब पहुंची तो गांव वालों ने हाथ उठाकर दिल खोलकर उसका स्वागत किया।
उनके सभी भावों में वास्तविक खुशी और कृतज्ञता समाहित थी। ये हो सकता है। तभी इस ग्रामीण को एहसास हुआ कि इस गांव में कौन घूमने आ रहा है। उसका सिर स्पष्ट रूप से उसके पीछे घूम गया और यहीं पर उसने अपने गांव की दयनीय स्थिति देखी, जो वर्तमान में विशाल राक्षसों के हाथों आधा नष्ट हो गया था। वह यहाँ वहां गांव के पुनर्निर्माण के लिए लाए गए विश्राम उपकरण और अचल निर्माण उपकरण भी देख सकता था। यदि उन विशालकाय राक्षसों को रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया, तो क्या उसके प्रिय गृहनगर का कोई निशान भी इस तरह बच पाता? उनका घर, जो उनके जीवन की अनगिनत यादों से भरा हुआ था, बिना किसी निशान के मिटाया जा सकता था। जिन स्कूलों में मैं गया, जिन सड़कों पर मैं चला, और यहाँ तक कि वह जगह जहां मैं काम करता हूँ। जब उसने ऐसा सोचा, तो उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से से एक खास भावना उमड़ पड़ी। उसकी नाक का सिरा भी झुलस गया। वह व्यक्ति सचमुच यहाँ आ रहा है। उसका सिर पीछे सड़क पर घूम गया। हंटर के स्वागत के लिए ग्रामीणों का इस तरह इकट्ठा होना कोई उच्च अधिकारियों द्वारा आयोजित नहीं किया गया था, न ही वे दूसरों को दिखाने के लिए दिखावा कर रहे थे। नहीं, वे यहाँ थे क्योंकि उनके दिल ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। ये कृतज्ञता के विचार ही थे जिन्होंने उनके पैरों को गति दी। कुछ ही देर में पुरुष ग्रामीण ने अपनी गर्दन से तौलिया उतार लिया और उसे हवा में घुमाया और आते हुए वाहन को देखकर जोर से चिल्लाया। हालांकि खाली सड़क पर चल रही टॉप एंड काली वैन निश्चित रूप से बिल्कुल नई थी, लेकिन जिस तरह से यह धूल और कीचड़ की मोटी परत में ढकी हुई थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे ये नारकीय इलाके से गुजरी हो। अब ऐसा लग रहा है कि इसका उपयोग कम से कम 10 वर्षों से किया जा रहा है। नंबर प्लेट पर वास्तविक नंबरों की जगह लिखे शब्द जापानी हंटर्स एसोसिएशन इतने कीचड़ में सने हुए थे कि उन्हें पढ़ना लगभग असंभव हो गया। वैन की खस्ता हालत पिछले कुछ दिनों में देखी गई कड़वी, खूनी लड़ाइयों की कहानी बयां करती दिख रही थी, और इससे ग्रामीणों के दिल गर्म और नर्म हो गए। भावनाओं से ओतप्रोत वे लोग आंसू भी बहाने लगे। थोड़ी देर बाद कुशल कौशल से चलाई गई वैन भीड़ के सामने रुकी। जैसे ही उन्हें भीड़ की सराहना मिली, धूप का चश्मा पहने यू जिनहो वैन के ड्राइवर की तरफ से बाहर निकल गया। यू जिनहो ने उनका स्वागत करने के लिए दौड़ रहे प्रत्येक ग्रामीण की ओर हाथ हिलाना सुनिश्चित किया। यह तब के आसपास था। जापानी हंटर एसोसिएशन का एक कर्मचारी जिनवू के समूह के आने का इंतजार कर रहा था, किसी तरह लोगों की भीड़ को पार करने में कामयाब रहा और यू जिनहो के सामने खड़ा हो गया। प्रश्न पूछने के लिए सीधा खड़ा होने से पहले वह सांस लेने के लिए झुक गया और जोर जोर से हौंफने लगा। क्या आप सेओंग जिनवू हंटर महोदय हैं? एसोसिएशन का कर्मचारी जापानी भाषा में बोल रहा था, लेकिन शुक्र है कि यू जिनहो अभी बोले गए कुछ शब्दों को पहचान सका। नहीं, उसने इत्मीनान से अपना सिर हिलाया, फिर अपनी उंगली उठाए और आकाश की ओर इशारा किया। जब उसने किया, स्काई ड्रैगन कैसल ने हर्षित दहाड़ निकाली, मानो उसकी पुकार का उत्तर दे रहा हो। वह आखिर क्या है? क्या पुरानी कहावत एक बार काटे दो बार शर्मसार नहीं हुई? जो ग्रामीण विशाल प्रकार के राक्षसों के डर से जी रहे थे, उन्होंने बड़े काले जीवन रूप को हवा में उड़ते देखा और उनके कंधे बुरी तरह फड़फड़ा गए। सौभाग्य से उनके लिए कैसल बस उनके सिर के ऊपर चक्कर लगाता रहा और कुछ और नहीं किया। ग्रामीणों ने अंततः यह मान लिया कि कैसल का इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वे रहस्यमयी आंखों से ऊपर देखते रहे, हालांकि उनके हाव भाव से अभी भी लग रहा था कि वे कितने डरे हुए थे। तभी कैसल की पीठ से एक गहरे रंग की मानवीय आकृति उछलकर बाहर आई। ग्रामीणों ने जिनवू को अपने शासक के अधिकार कौशल का उपयोग करके हल्के से जमीन पर उतरते देखा और उनकी सामूहिक आंखें लगभग उनकी जेब से बाहर हो गईं। विशेष रूप से जिनवू के निकटतम एसोसिएशन कर्मचारी के लिए। वह अपने चश्मे के सिरों को कसकर पकड़े हुए गतिहीन खड़ा था, इस समय एक भी बात बोलने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसलिए यू जिनहो ने अपनी ओर से जिनवू से बात की। बड़े भाई, ये सज्जन अभी आपको ढूंढ रहे थे। जिनवू घूमा और एसोसिएशन कर्मचारी के सामने खड़ा हो गया। जिनवू को अपने पास आते देख बाद वाले को देर से ही होश आया और उसने तेजी से अपना सिर दाएं बाएं हिलाया। उच्च अधिकारियों ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसे इस हंटर्स के साथ कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। कर्मचारी सभी विचलित करने वाले विचारों को झटकने में कामयाब रहा और अपना सिर झुकाने से पहले एक उदास अभिव्यक्ति बनाई। यह एक सम्मान की बात है, सेओंग जिनवू हंटर महोदय। जापानी हंटर एसोसिएशन कनाजावा शाखा से मेरा नाम तनाका हिरोशी है। उसने अपना सिर उठाया और इस तरह कोरियाई जोड़ी का स्वागत करने के लिए आने का उद्देश्य बताया। मुझे आज यहां आपकी यात्रा के दौरान आपका मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया है, हंटर महोदय। मैं आपकी देखभाल में रहूंगा।
निस्संदेह उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द जापानी में था। जिन वू ने यू जिनहो पर नजर डाली। बाद वाले ने बिना कुछ कहे पूर्व की ओर घूर कर देखा। जिन वू ने यू जिनहो के चेहरे पर उज्ज्वल प्रसन्न भाग्यशाली मुस्कान देखी और एक लंबी कराह निकाली। उसे बस यह एहसास हुआ कि बच्चे के मन में जरा भी जापानी भाषा समझने की इच्छा नहीं थी। बहुत कम विकल्प बचे होने पर जिनवू ने एक छाया सैनिक को बुलाया जो एक भरोसेमंद जापानी दुभाषिया के रूप में कार्य कर सकता था। ओह मेरे राजा। बेरू छाया से बाहर निकला और विनम्रता से अपना सिर झुकाया। उसने अपने संप्रभु का अभिवादन समाप्त किया और एसोसिएशन कर्मचारी का सामना करने के लिए मुड़ा। मैं इस आदमी का ख्याल रखूंगा। जब आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका मतलब कुछ और है और इससे मुझे चिंता होती है। जिन वो इस दिशा में सोचने वाला अकेला व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि न केवल एसोसिएशन के कर्मचारी बल्कि एकत्रित ग्रामीणों ने भी बेरू की प्रभावशाली छवि देखी और उनकी अभिव्यक्तियां तुरंत ठोस हो गईं। बेरू एसोसिएशन कर्मचारी के पास गया और अपना सीना चौड़ा करते हुए उसे संबोधित किया। वह क्या है जो आप मेरे लिए बताना चाहते हैं? ये सब देख रहे ग्रामीणों के मुंह से एक साथ आश्चर्य की सांसें निकल गईं। यहां तक कि यू जिनहो को भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने भी पहले कभी किसी शैडो सोल्जर को बात करते नहीं देखा था। बड़े भाई, वह आदमी हमेशा बोल सकता है। जिन वू ने सिर हिलाया। वह जो जापानी भाषा बोलता था वह इतनी धारा प्रवाह थी कि बेरू को मूल वक्ता के रूप में सोचने में कोई समस्या नहीं होगी। जब तक कोई उससे आने वाली राक्षस जैसी तेज बजती आवाज को नजरअंदाज करता, वह यही था। लेकिन फिर दोबारा जिन वू का दिमाग अचानक इस विचार से भर गया कि जहां तक बेरू ने जितने लोगों को खाया था उसकी बात है, उसने कोरियाई लोगों की तुलना में अधिक जापानी लोगों को पचा लिया था, इसलिए शायद इसे एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि किसी कारण से उसे अपने सिर में हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ और उसने धीरे धीरे अपने माथे की मालिश करना शुरू कर दिया। इस बीच बेरू ने एसोसिएशन के कर्मचारी के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और आगे जिन वू को संबोधित किया। ओह मेरे राजा, इस मानव को इस गांव में आपका मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया है। वह अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ ईमानदारी से आपकी सेवा करने की शपथ लेता है। वैसे तुमने उससे ऐसा क्या कहा कि उस बेचारे का चेहरा इस तरह बिल्कुल सफेद हो गया? मैंने उसे चेतावनी दी कि यदि वह किसी गुप्त योजना का सहारा लेने की हिम्मत करता है तो हे मेरे राजा, मैं उसे पूरी तरह से उसके पैर की उंगलियों से लेकर उसके बालों के सिरे तक खा जाऊंगा। वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ा? जब तक आशय संप्रेषित किया गया था तब तक सब ठीक था। एसोसिएशन के कर्मचारी ने डरते हुए देखा कि बेरू अब जिन वू के पीछे खड़ा है और उसने सावधानी से अपनी आवाज उठाई। कृपया इस तरफ। जिन वू को यह दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि कर्मचारी का रंग इतना दयनीय स्तर तक पीला पड़ गया था और उसने अपना सिर हिलाया। जिन वू के समूह को कर्मचारी के मार्गदर्शन से गांव के भीतर कहीं स्थित एक परित्यक्त भंडारण सुविधा में ले जाया गया। प्रवेश द्वार की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भंडारण सुविधा की एक दीवार साफ साफ उड़ गई थी। खंडहर ढांचे के भीतर पीठ के बल लेटी हुई एक विशालकाय राक्षस की लाश देखी जा सकती है। ये यहाँ खत्म हो चुका है। कर्मचारी ने लाश की ओर इशारा किया और एक तरफ हट गया। जिन वो करीब गया और राक्षस के अवशेषों की स्थिति की पुष्टि की। शव उस कड़वे कठोर युद्ध के स्पष्ट चिन्हों से भरा हुआ था जिनसे वह गुजरा था, और अनगिनत संख्या में काटने के निशान थे जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न घावों के निशान थे जो राक्षस को खाए जाने का संकेत दे रहे थे। क्या उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? जिन वू ने पीछे मुड़कर बेरू की ओर देखा, क्योंकि उसकी दृष्टि और भी तेज हो गई थी। पूर्व चींटी राजा ने इससे पहले कि जिन वू ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखना शुरू किया, उसने अपनी कमर अच्छी तरह से झुका ली थी। उसकी निगाहें मजबूती से जमीन पर टिकी हुई थी। ऐसा क्यों था? जब यू जिनहो ने अपने बड़े भाई और चींटी प्राणी के बीच के रिश्ते को देखा तो उसने अपने काम में हमेशा के लिए फंसे एक अनुभाग प्रमुख को अपने विभाग प्रमुख के साथ झुकने और एहसान जताने की कल्पना क्यों की? जिन वू ने अपनी नजर वापस राक्षस की लाश पर डाली। पूरी ईमानदारी से कहें तो जब तक लाश के कुछ हिस्से बरकरार रहे, छाया निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बस इतना ही। अब जब जापान के भीतर सभी जीवित दिग्गजों का सफाया हो गया था, जिन वो अपने सैनिकों द्वारा मारे गए राक्षसों के अवशेषों को खोजने के लिए चारों ओर जा रहा था ताकि वह उन पर छाया निष्कर्षण कर सके। जैसे ही उसने खुद को इस नए कार्य में डुबोया, वह राक्षसी लाशों की स्थिति से आसानी से बता सकता था कि किस विभाग ने किस प्राणी को शामिल किया था। चींटियों की सेना में भाग लेने के लिए दुर्भाग्यशाली सभी राक्षस इस दयनीय दृश्य में समाप्त होने से बच नहीं सके।
जिन वू ने उस राक्षस को देखा जो शायद सैकड़ों चींटियों द्वारा खाए जाने के कारण मर गया था और उसके मुंह से एक आह निकल गई। फिर उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। उसने लाश की ओर इशारा किया। जल्द ही जिन वू के होठों से एक गरिमापूर्ण आवाज निकली, उठो। और फिर ये हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। जिन वू के पीछे चल रहे ग्रामीणों की भीड़ लगभग एक ही समय में आश्चर्य से हौंफने लगी। विशिष्ट चीख के साथ एक विशाल सैनिक, जिसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया था, छाया से बाहर आया और जिन वू के सामने एक घुटने पर झुक गया। यह एक और सफलता थी। इसके साथ ही उसने अपने लिए 27वां विशालकाय सैनिक हासिल कर लिया था। मुझे लगता है कि अब 2 बचे हैं। जिन वू ने प्रभावशाली दिखने वाले विशाल सैनिक की ओर देखा और तेजी से मुस्कुराया। उसी समय दक्षिण कोरिया में गो गन हुई वर्तमान में कोरियाई हंटर एसोसिएशन में स्थित अपने कार्यालय के अंदर रिमोट के साथ विभिन्न टीवी चैनलों की जांच कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन सा प्रसारण बदला, जापान में जिन वू की उपलब्धि की खबर उन सभी पर काफी हद तक हावी थी। हालांकि ये घटना केवल कोरिया में नहीं हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों के साथ भी यही कहानी थी। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था कि इस घटना के माध्यम से हंटर सेउंग ने पूरी दुनिया के मानस पटल पर अपना नाम अंकित कर लिया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान बनी रही, जैसे कि वह इस घटना का अनुभव कर रहे हो। क्या होगा अगर वह उस दिन हंटर सेउंग जिन वू को मना करने में कामयाब हो गए होते जब युवक ने जापान जाने का इरादा जताया था। उस संभावना के बारे में सोचने मात्र से ही वह असहजता से कांपने लगे। इतनी देर में उन्होंने लगभग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। इस घटना के माध्यम से कोरियाई हंटर समुदाय की प्रतिष्ठा में इतनी जबरदस्त वृद्धि देखी गई कि उन्हें स्वेच्छा से इस तरह आगे बढ़ने के लिए हंटर से उनको धन्यवाद देना पड़ा। ये सब एक व्यक्ति की हरकतों के कारण है। कुछ तो खुलेआम ये भी कह रहे हैं कि दक्षिण कोरिया अब नई वैश्विक हंटर महाशक्ति बन गया है। यही कारण है कि जिन वू ने अब तक जो उपलब्धि हासिल की है, उस पर एसोसिएशन अध्यक्ष को गर्व और खुशी महसूस हुई। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में वह काफी चिंतित थे, और वह थी अच्छे समय के साथ अनुभाग प्रमुख वू जिन चेओल ने दरवाजा खटखटाया और राष्ट्रपति के कार्यालय में कदम रखा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही लगातार परिणाम हासिल करके सबसे कम उम्र के अनुभाग प्रमुख का खिताब हासिल किया। उन्होंने अभिवादन स्वरूप हल्के से सिर हिलाया और वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की। राक्षस ने चीन की ओर अपना रुख बदल लिया है, श्रीमान। क्या ऐसा है? अब यह स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन था। जैसे ही जिन वू जापान में दिग्गजों को मारने में व्यस्त हो गया, उनमें से एक समुद्र में भाग गया। जीव प्रशांत महासागर की ओर जा रहा था, लेकिन इसके पूरी तरह से चीन की ओर रुख बदलने की खबर एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए थोड़ा ताजा झटका थी। गो गनहुई ने जल्दी से पूछा, चीनी इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? हमने सुना है कि लियू जिगिंग व्यक्तिगत रूप से कदम बढ़ाएगा, सर। गो गनहुई ने अपनी पीठ सोफे पर झुका ली। उस स्थिति में फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विशालकाय प्रकार के राक्षस को चीनी मुख्य भूमि पर पैर रखने से पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक, लियू जिगिंग ने इसमें शामिल होने का फैसला किया है। यह एक बड़ी राहत थी कि जब हंटर सेउंग अभी भी देश से अनुपस्थित था, तब वह राक्षस दक्षिण कोरिया की ओर नहीं जा रहा था। वू जिन चेओल ने एसोसिएशन अध्यक्ष के चेहरे पर राहत देखी और साथ ही मुस्कुराहट भी दिखाई। शायद उनका अपना तनावग्रस्त मन अब थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उनकी नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी। नष्ट हो चुके जापान, दर्द से कराहते और चिल्लाते जापानी लोगों के दृश्य, साथ ही चल रहे बचाव प्रयास और पुनर्निर्माण कार्य, जमीन पर उतरने के दृश्य एक के बाद एक प्रदर्शित किए गए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण, वू जिन चेओल ने अपनी जीभ चटकाई। वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ऐसा। गो गनहुई उस सरल लेकिन संक्षिप्त मूल्यांकन से सहमत थे। दक्षिण कोरिया को भी 4 साल पहले जेजू द्वीप पर ऐसा ही दर्द झेलना पड़ा था। उस दिन लगे घाव अब भी इतने गहरे हैं कि यह कहा जा सकता है कि हर कोई भूल गया था कि यह कितना दर्दनाक था। आखिरकार जब वे इस कार्यालय में बोल रहे थे, तब भी जेजू द्वीप का पुनर्निर्माण जारी था। गो गनहुई ने फिर से अपनी आवाज उठाई। हालांकि किसी का दर्द किसी और के लिए उम्मीद की किरण भी बन सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि युद्ध हारने के बाद पूरी तरह बर्बाद हो चुका जापान फिर से पृथ्वी पर दूसरा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध देश क्यों बन गया? क्या ये कोरियाई युद्ध के कारण नहीं था? ये सही है, युद्धकालीन विशेष खरीद के माध्यम से। और हमारे देश के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है।
व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई ने मेज पर रखे दस्तावेजों के मोटे ढेर के ऊपर अपना हाथ रखा। ये सभी उद्धरण दस्तावेज जापान की बहाली परियोजनाओं में शामिल होने के इच्छुक स्थानीय निगमों द्वारा भेजे गए हैं। कोरियाई कंपनियां अपना कदम उठाने में तत्पर थीं। उनमें से कुछ ने हंटर सीओ के जापान के लिए रवाना होते ही ये दस्तावेज भी भेज दिए। अन्य सभी निगमों को भी अब तक अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए थी। किसी का दर्द किसी और की उम्मीद बन सकता है क्या? नहीं, अधिक सही कहें तो इसके बजाय ये किसी का लाभ होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी जो कहना चाह रहे थे उसे सटीक रूप से समझने के बाद वू जिन चेउल ने भी अपने बॉस को प्रतिबिंबित करने के लिए व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति बनाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में वह जल्दी से बोला जैसे कि उसे अभी अभी कुछ और याद आया हो। जापानी एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो ने स्पष्ट रूप से खुद को पुलिस को सौंप दिया है। ऐसे बेशर्म आदमी का अचानक हृदय परिवर्तन क्यों होगा? गो गनहुई उस समाचार के विवरण पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने फोन की घंटी सुनी और उस तक पहुंच गए। उन्होंने रिसीवर उठाया तभी एक जरूरी आवाज से स्वागत हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, यह मैं हूं। आवाज उनके निजी डॉक्टर की थी। हालांकि उन्हें दिन के इस समय मरीजों की भीड़ से निपटने में व्यस्त रहना चाहिए था। गो गनहुई केवल अपना सिर झुका सकते थे। मेरे दोस्त, तुमने मुझे दिन के इस समय क्यों बुलाया? मैंने सोचा कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा। गो गनहुई की आवाज भी काफी गंभीर हो गई। तभी कई संभावित परिदृश्य उनके दिमाग में अंदर और बाहर घूमने लगे। हालांकि उनके निजी डॉक्टर ने इसके बजाय एक पूरी तरह से अप्रत्याशित नाम का उल्लेख किया। संयोग से क्या आप जानते थे कि चेयरमैन यू म्यूंग हान किस स्थिति में थे? चेयरमैन यू म्यूंग हान कोरियाई हंटर एसोसिएशन के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक थे। यहां तक कि वह गो गनहुई के निजी परिचित भी थे। तो फिर उन्हें क्या हुआ था? एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जवाब देने के लिए दबाव डाला और निजी डॉक्टर ने अपना स्पष्टीकरण देना जारी रखा। चेयरमैन यू म्यूंग हान को आज सुबह हमारे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सर। गो गनहुई अपनी सीट से उठे। वह किसी गंभीर खतरे में तो नहीं है। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस स्तर पर हम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। दफ्तर में भारी सन्नाटा छा गया। प्राइवेट डॉक्टर की आवाज एक दो पल चुप रहकर चुपचाप आगे बढ़ती रही। अध्यक्ष यू म्यूंग हान, वह अंतिम नींद की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। चैप्टर 179। हंटर सेओंग जिन वू के साथ एक साक्षात्कार के लिए बेताब विभिन्न टीवी स्टेशनों और समाचार पत्रों से फोन कॉल की विस्फोटक बाढ़ इतनी गंभीर थी कि इसने जापानी हंटर एसोसिएशन को लगभग पूरी तरह से पनगू बना दिया। नमस्कार, ये जापानी हंटर्स एसोसिएशन है। क्षमा करें, नमस्ते, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपको अभी फोन किया था। इस बारे में कैसा है? एक साक्षात्कार के बजाय हंटर के साथ बस कुछ त्वरित प्रश्नोत्तर सत्र। निदेशक महोदय, यही तो साक्षात्कार की परिभाषा है। कैसा रहेगा? हम हंटर निम का चेहरा नहीं दिखाते और केवल उपशीर्षक दिखाते हैं। हमने पहले ही कहा है कि हंटर महोदय ने सभी फिल्मांकन और साक्षात्कार अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। मैं माफी चाहता हूं। दिन भर में सैकड़ों बार इस प्रकार की कॉलें आए तो ये स्पष्ट था कि इन परिस्थितियों में कोई भी सामान्य कार्य नहीं हो पाएगा। जिस विभाग के प्रभारी को कॉल का उत्तर देने का काम सौंपा गया था, उसे फोन की रिंगटोन सुनने से ही माइग्रेन होने लगा। इससे पता चलता है कि मास मीडिया की रुचि वर्तमान में सेओंग जिन वू पर केंद्रित है। ऐसा भी नहीं था कि वह उनकी रुचि को समझ नहीं सका। एक व्यक्ति द्वारा उस संकट को सुलझाने की कहानी में किसे दिलचस्पी नहीं होगी जिसने जापानी मुख्य भूमि का लगभग 40% नष्ट कर दिया था। यहां तक कि वह खुद भी यह जानना चाहता था कि यह शिकारी सेओंग जिन वू कौन है और वह क्या कहना चाहता है, ये सुनने के लिए भी उत्सुक था। फिर भी वह कुछ और था और यह कुछ और था। उस पर जापानी हंटर एसोसिएशन के कर्मचारी की उपाधि के कर्तव्य का भारी बोझ था और वर्तमान में उसका कर्तव्य हंटर सेओंग जिन वू की इच्छा का सम्मान करना और उसे बनाए रखना था, जो बड़े पैमाने पर मीडिया कंपनियों से आने वाले सभी प्रकार के अनुरोधों को पहले से बंद करके कोई भी साक्षात्कार नहीं करना चाहते थे। मैं अपने राष्ट्र के रक्षक को अप्रसन्न नहीं होने दे सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैनेजर ने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ सिर हिलाया। इसी बीच एक झिझकता हुआ नौसिखिया कर्मचारी कुछ पूछने के लिए उनके पास आया। इससे पहले कि नौसिखिया कुछ कह पाता, प्रभारी व्यक्ति ने तुरंत उसकी बात काट दी। सचमुच उसे कुछ भी सुनना नहीं पड़ा।
सबसे अधिक संभावना है ये नौसिखिया किसी टीवी स्टेशन या किसी समाचार पत्र के कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सका और बस अगले प्रबंधक की पुष्टि प्राप्त करना चाहता था। दुर्भाग्य से इस बार वह लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गया। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अभी दक्षिण कोरिया से कॉल आया है। जी श्रीमान। कोरियाई हंटर एसोसिएशन से खुद को गो गन हुई बताने वाला एक व्यक्ति प्रभारी व्यक्ति से बात करना चाहता है। प्रबंधक कुछ हद तक उदासीनता के साथ नौसिखिया की बात सुन रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर घबराहट की अभिव्यक्ति तुरंत भर गई। तुम्हें यकीन है कि यह गो गन हुई है? जी श्रीमान। दक्षिण कोरिया के हंटर एसोसिएशन में गो गन हुई नाम के दो अलग अलग लोग नहीं हो सकते थे। हंटर सेओंग जिनवू और कोरियाई हंटर एसोसिएशन के बीच सौहार्दपूर्ण सहयोगात्मक संबंधों के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। और क्या वह गो गन हुई नहीं थे जिन्होंने हंटर सेओंग जिनवू के जापान अभियान की टीवी पर लाइव घोषणा की थी? प्रबंधक की आंखें लगभग बाहर आ गईं, इससे पहले कि वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए तेजी से अपनी मेज पर वापस भाग गया। अब उसकी गर्दन पर मोटी नसें उभरी हुई दिखाई दे रही थी। कॉल करने दो, जल्दी करो। हाँ श्रीमान, अब आप प्रभारी व्यक्ति एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गन हुई से बात कर रहे हैं सर। मैनेजर ने संदेह के कारण रिसीवर उठाया, लेकिन स्पीकर से धारा प्रवाह जापानी आवाज सुनकर उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे कठोर हो गई। वह इस दृश्य से कभी नहीं थकता, चाहे उसने इसे कितनी भी बार देखा हो। यू जिनहो आज प्रशंसा की एक और सांस छोड़ रहा था। जब भी वह अपने बड़े भाई के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए घुटने टेकने से पहले विशालकाय काले प्राणी के शव से खड़े होने का दृश्य देखता था, तो उसे बहुत दुख होता था। ये किसी फिल्म का कोई दृश्य या कुछ और देखने जैसा था। ये बहुत अच्छा है बड़े भाई। यू जिनहो की आंखें सम्मान और प्रशंसा में चमक उठी, लेकिन फिर उसके कानों ने पीछे से आ रही चौंका देने वाली आवाजों द्वारा उठाए गए शोर को सुना। क्या बात है? ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? यह क्या है? उसने ये दृश्य अब तक कई बार देखा है और अभी भी पूरी तरह से इसके अभ्यस्त नहीं हो सके हैं। तो बड़े भाई की क्षमता को पहली बार देखने वाले इन जापानी ग्रामीणों को अभी कैसा महसूस हो रहा होगा? हो सकता है कि उसे समझ न आए कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वह कमोबेश उनकी बातचीत की सामग्री का अनुमान लगा सकता था। यू जिनहो को बहुत खुशी हुई जैसे कि यहाँ उसी के बारे में बात की जा रही हो। यू जिनहो किसी कारण से थोड़ा अहंकार के साथ खड़ा था, लेकिन तभी जापानी एसोसिएशन का एक कर्मचारी जो दो कोरियाई लोगों की तलाश कर रहा था, करीब आया और उसे बातचीत में शामिल कर लिया। किसी भी संयोग से क्या आप हंटर्स हैं? यदि आप बड़े भाई की तलाश कर रहे हैं। जब यू जिनहो ने हंटर शब्द सुना तो उसने तुरंत जिनवू की ओर इशारा किया, लेकिन कर्मचारी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और इसके बजाय युवा कोरियाई व्यक्ति की ओर इशारा किया। नहीं, आप। यू जिनहो ने कई बार अपनी आंखें झपकाई। मुझे। हाँ। यू जिनहो ने अपने अल्प अंग्रेजी कौशल का उपयोग ये पुष्टि करने के लिए किया कि जापानी वास्तव में वही चाहते थे, और तुरंत बाद वाले से एक स्मार्टफोन प्राप्त किया। और फिर कॉल सुनते सुनते उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे कठोर हो गई। जब तक कॉल खत्म नहीं हुई, यू जिनहो ने बस बार बार हाँ दोहराया। जिनवू ने विशाल सैनिक को अपनी छाया में रखने का काम पूरा किया और क्षतिग्रस्त भंडारण सुविधा को छोड़ दिया। यू जिनहो तेजी से उसके पास आया जैसे कि इसी पल का इंतजार कर रहा हो और अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे क्षमा करें बड़े भाई, लगता है मुझे तुरंत कोरिया वापस जाना होगा। यह देखकर कि यू जिनहो की अभिव्यक्ति कितनी गंभीर थी, जिनवू मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका, क्या हुआ? मैं खुद भी निश्चित नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे बताया गया है कि घर पर एक आपातकालीन स्थिति आ गई है और मुझे तुरंत वापस जाने की जरूरत है। जिनवू ने अपना मुंह बंद कर लिया। वह पहले से ही एक कारण के बारे में सोच सकता था। चेयरमैन यू की बीमारी। यदि उसका संदेह सही साबित हुआ, तो ये समझ में आता है कि फोन करने वाला व्यक्ति यू जिनहो को फोन पर ज्यादा स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे सका। कोई दूसरे देश में रहने वाले बेटे से एक फोन कॉल पर यह कैसे कह सकता है कि उसके पिता बेहोशी की हालत में है? इसलिए जिनवू ने आगे कोई पूछताछ नहीं की। ठीक है, समझ आ गया। आपने अब तक कड़ी मेहनत की है। नहीं, बिल्कुल नहीं बड़े भाई। मुझे इस बात के लिए खेद है कि मैं इस चीज के अंत तक टिके नहीं रह सका। जापानी एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई कार पर चढ़ने से पहले यू जिनहो ने सम्मानपूर्वक एक बार और माफी मांगी। ड्राइवर ने कार घुमाए और हवाई अड्डे की ओर चल दिया। जिनवू निःशब्द होकर प्रस्थान करने वाली कार के पीछे की ओर देखता रहा।
यू जिनहो ने अपने बड़े भाई के सामने आश्वस्त और निश्चिंत दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वास्तव में वह मुश्किल से अपनी चिंताओं को काबू में रख सका। उसे अभी भी फोन पर अपनी मां की आवाज याद आ रही है। यह पहली बार था कि उसकी गर्मजोशी और दयालु आवाज इतनी कांपती हुई लग रही थी। बस क्या हुआ था? उसका दिल इस वक्त पागलों की तरह तेजी से धड़क रहा था। क्या ऐसा हो सकता है उसके पिता सचमुच इस बात से नाराज हो गए हों कि उनके बेटे ने अनुमति नहीं मांगी थी और बिना किसी योजना के आंख बंद करके अपने बड़े भाई के साथ जापान चला गया था? निश्चित रूप से वहां कोई भी माता पिता एक मूर्ख बच्चे का स्वेच्छा से शेर की मांद में जाने का स्वागत नहीं करेगा। अब क्या ऐसा होगा? यू जिनहो ने अपना सिर जोर से हिलाने से पहले चकित होकर कार की खिड़की के बाहर देखा, जैसे कि वह अपने दिमाग से सारी अनावश्यक बातें निकाल रहा हो। नहीं, फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए अगर वह अभी इसके बारे में चिंता करता रहा तो इससे उसके विचार और अधिक जटिल हो जाएंगे। सच तो यह है कि इसमें कोई गंभीर बात भी नहीं हो सकती। जब तक वह इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस नहीं उतरा, तब तक वह अपने दिल में इस तरह के एक आशावादी विचार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, रखता रहा। दुर्भाग्य से उसके लिए, जैसे ही उसे पता चला कि सचिव किम उसे लेने आ रहा है, उसकी सूजी हुई आंखें हैं, उसे तुरंत एहसास हुआ कि वास्तव में कुछ बुरा हुआ था। एक कार आपका इंतजार कर रही है। फिलहाल कृपया मेरे साथ आइए। क्या चल रहा है? यू जिनहो बहुत उत्सुकता से यह प्रश्न पूछना चाहता था। हालांकि वह संभावित उत्तर से डर गया था और उन 3 शब्दों को मुंह से नहीं बोल सका। कृपया जल्दी कीजिए। सचिव किम ने हवाई अड्डे के बाहर की ओर इशारा किया। हालांकि किसी कारण से यू जिनहो के पैर अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते थे। शायद ये समझते हुए कि युवक के दिमाग में क्या चल रहा था, सचिव किम ने यू जिनहो के कंधे पर अपना हाथ रखा। जिनहो, आपको ऐसे समय में मजबूत रहने की जरूरत है। मैं रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा। उन शब्दों से यू जिनहो के आंसू बह निकले। सेक्रेटरी किम ने चेयरमैन यू म्यूंग हान की वर्तमान स्थिति के बारे में यू जिनहो को बताया जब वे कार में सवार थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यू जिनहो ने सचिव किम के स्पष्टीकरणों को अस्वीकार करने की सख्त कोशिश की। नहीं, वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। दुर्भाग्य से अस्पताल पहुंचने के बाद जब उसने कांच की दीवार के विभाजन के माध्यम से अपने सोते हुए पिता का चेहरा देखा तो उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह ऐसे स्थिर रहा मानो मर गया हो। साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया हो। अपने पिता को, जो इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखते थे, अस्पताल के बिस्तर पर इतने कमजोर लेटे हुए देखकर भीतर से कुछ कठोर और शक्तिशाली चीज उभर आई। यू जिनहो ने अस्पताल के कमरे में भागने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। एक शिकारी का दृष्टिकोण जो अपनी जादुई ऊर्जा के रिसाव को नियंत्रित नहीं कर सका, रोगी की स्थिति को और खराब कर देगा। डॉक्टरों के उस स्पष्टीकरण को सुनकर यू जिनहो की अभिव्यक्ति उस व्यक्ति जैसी हो गई जिसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया था। तो यह ऐसा ही था। वह एक ऐसा बेटा था जो हमेशा अपने पिता को निराश करता था, और अब वह आखिरी बार भी अपने पिता का हाथ नहीं पकड़ सका। अपने लिए ऐसे उपयुक्त अंत का सामना करते हुए वह अब एक आंसू भी नहीं बहा सका। अच्छा ऐसा है, मैं अंत तक भी पूरी तरह से बेकार बेटा रहा हूं। यू जिनहो निराशा में अपनी एड़ी पर मुड़ गया। लेकिन फिर सचिव किम उसके पास आया और उसे काले चमड़े से बंधी एक केस फाइल सौंपी। यह क्या है? इस अज्ञात फाइल को प्राप्त करने के बाद यू जिनहो ने कमजोर रूप से अपना सिर ऊपर उठाया। सचिव किम ने शांति से खुद को समझाया। दरअसल यही वह चीज है जिस पर चेयरमैन गिरने से पहले काम कर रहे थे। मैंने इसे अपने पास रख लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जागने के बाद वह इसे खोजे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, जिनहो। यू जिनहो ने सचिव किम और फाइल के बीच अपनी निगाहें घुमाई। आखिरकार उसने सावधानी से उसे खोला। यह अखबार की कतरनों से भरी एक स्क्रैप बुक थी। हर एक पृष्ठ विभिन्न अखबारों के लेखों से भरा हुआ था, जिसमें या तो उसके बड़े भाई यूजिन सियोंग या उसकी बड़ी बहन यूजिन हुई शामिल थे। पिता से पुत्र तक। यू जिनहो को आश्चर्य हो रहा था कि उसे अखबार में अपने पसंदीदा लेखों को काटकर रखने की आदत कहां से मिली, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे यह अपने पिता से मिली थी। सोचिए, उसे इस तरह का शौक था। यहां तक कि दुख में डूबने के बाद भी जब वह अपने भाई और बहन को देखता था, जब वे छोटे बच्चे थे, तब भी एक मुस्कुराहट बाहर आ जाती थी। ये दोनों उसके पिता का गौरव थे। सभी प्रकार की शैक्षणिक प्रतियोगिताओं, प्रतिभा प्रतियोगिताओं और सम्मेलनों में वे प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने अपने पसंदीदा विषयों में पूरे देश में अपना नाम रोशन किया।
यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह स्क्रैपबुक उन दोनों से संबंधित लेखों से भरी होगी। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, यू जिन हो इस तथ्य से और अधिक शर्मिंदा हो गया कि उसमें उसकी एक भी तस्वीर नहीं मिली। हालांकि जैसे ही उसने अंतिम पृष्ठ पलटा, उसके हाथ अचानक रुक गए। जिन गिल्ड के उपाध्यक्ष यू जिन हो कौन है? 2 शिकारी जापान की ओर जा रहे हैं। रैंक डी हंटर की पसंद, क्या ये बहादुरी है या मूर्खता? उसके नाम वाले लेख थे। यहां तक कि वे निरर्थक गपशप के टुकड़े भी उसके पिता के ध्यान से नहीं बच पाए और खुद को काटकर पृष्ठ के भीतर सावधानीपूर्वक चिपका दिया गया। यू जिन हो के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलना चाहता था। जब वह वहां ऐसे ही खड़ा था, तो अखबार का एक लेख जो पूरी तरह से काटा नहीं गया था, फर्श पर गिर गया। वह जल्दी से फर्श पर झुका और उसे उठाया, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह एक लेख था जिसमें कैमरे के सामने चमकती हुई उसकी तस्वीर थी। यह तब लिया गया था जब जिन वू ने बॉस स्तर के विशालकाय राक्षस को मारने के बाद स्थान पर आने वाले अनगिनत पत्रकारों के सभी फिल्मांकन और साक्षात्कार अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए यू जिन हो ने इसके बजाय स्टैंड इन के रूप में कदम रखा। सेक्रेटरी किम ने यू जिन हो का कंधा दबाया और बोला, यह सच नहीं है कि चेयरमैन यू ने आपसे कभी प्यार नहीं किया, जिन हो। आपके प्रति उनका प्यार जितना महान था, उन्हें आपसे उतनी ही बड़ी उम्मीदें भी थीं। यू जिन हो बिना शब्द कहे वहीं बैठा रहा, रोते हुए उसके कंधे बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसने किसी तरह अपने दुखते दिल को शांत किया और वापस खड़ा हो गया। पिताजी, क्या मेरे पिता को जगाने का कोई तरीका है? सचिव किम ने गहरे रंग के साथ अपना सिर हिलाया। अंतिम नींद की स्थिति में प्रवेश करने के बाद मरीजों द्वारा दोबारा आंखें खोलने का कोई आधिकारिक तौर पर ज्ञात मामला नहीं था। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, वह था। सचिव किम के विचार वहां पहुंचे और कुछ कठिनाई के साथ बोले, किसी भी संयोग से, यू जिन हो, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। बुरा मत मानना। हालांकि सेक्रेटरी किम ये कहने में असमर्थ रहा कि उसके मन में क्या है। जब चीजें अनिश्चित थीं तब आशा का बीज बोना कुछ मामलों में और भी क्रूर साबित हो सकता है। और अब ऐसा समय आएगा। यू जिन हो ने कांच की दीवार के माध्यम से अपने पिता को देखते हुए लंबे, कठोर आंसू बहाना जारी रखा, जबकि सचिव किम ने चुपचाप वही कहा जो वह शुरू में कहना चाहते थे। और उसके द्वारा साझा की गई बातचीत को यू जिन हो की छाया चुपचाप सुन रही थी। चैप्टर 180। फिलहाल मुझे आपके साथ आपके घर तक वापस जाने दीजिए। ठीक है। यू जिन हो थोड़ी देर बाद सचिव किम के साथ अपने पिता चेयरमैन यू के अस्पताल के कमरे से निकल गया। लेकिन अस्पताल के इस विशेष कमरे का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले यू जिन हो के पैरों के नीचे की छाया का एक हिस्सा अलग हो गया और कमरे के अंदर खिसक गया। इस अजीब घटना को घटित होते किसी ने नहीं देखा। दरवाजा बंद हो गया और कमरे के भीतर की लाइट अपने आप बंद हो गई। और समय इसी तरह बीतता रहा। जब देर हो गई और कोई भी व्यक्ति इस कमरे में नहीं आया, तो चेयरमैन यू के बिस्तर के नीचे से एक छाया चुपचाप निकल आई। तभी इस छाया से एक चींटी सैनिक निकला। उसने चुपचाप कमरे के चारों ओर देखा और सोते हुए चेयरमैन यू को पाया। यह कैसा स्वादिष्ट खुला बुफे था। चींटी सिपाही ने चेयरमैन यू पर अपनी निगाहें जमाई और लापरवाही से लार टपकाने लगा, लेकिन उसके लिए बहुत बुरा हुआ। वह तेजी से छाया में समा गया और उसकी जगह जिन वू ने ले ली। वह शैडो एक्सचेंज कौशल का प्रभाव था। जिन वू ने एक्सचेंज को सक्रिय करने से पहले ही खुद को स्टील था से ढक लिया था। अब जब वह यहां था, उसने अस्पताल के कमरे के चारों ओर ध्यान से देखा। अंदर प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था और परिणामस्वरूप कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन उसकी धारणा शक्ति इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी कि वह बिल्कुल ठीक से देख सकता था, जैसे कि यह कमरे के बीच में हो दिन। जैसे ही जिन वू ने कमरे में सुरक्षा कैमरों की मौजूदगी की खोज पूरी की, अंधेरे में जिन वू की आंखें ठंडी चमक उठी। लगता है ये साफ है। आसपास केवल 4 गार्ड थे जो बाहर से दरवाजे की निगरानी कर रहे थे। जब तक चेयरमैन यू म्यूंग हान के अचानक जागने और जोर जोर से चिल्लाने की कोई घटना नहीं होती, तब तक जिन वू की उपस्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसके एक बार पारदर्शी शरीर ने धीरे धीरे अपने मूल रंग को पुनः प्राप्त करने से पहले अपनी धुंधली बाहरी रेखा को प्रकट किया। एक कारण था कि जिन वू इस तरह दोगुनी तिगुनी सावधानी बरत रहा था, क्योंकि उसे लापरवाही से दिव्य जीवन जल नामक वस्तु का अस्तित्व किसी को नहीं बताना चाहिए। उसने यही सोचा था। अभी कुछ समय पहले चेयरमैन यू ने उसे एक खाली चेक भेंट किया था। इतना ही नहीं था, उसने यहां तक वादा किया कि जब तक जिन वू की इच्छा उनके अधिकार में रहेगी, वह उसे पूरा करेंगे। क्या उसने ये सभी रसदार शर्तें इसलिए पेश की क्योंकि वह एक दयालु सज्जन व्यक्ति था? बिल्कुल नहीं।
किसी भी तरह से ऐसी बात सच नहीं थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो गलाकाट कॉर्पोरेट जगत के शीर्ष पर खड़े थे, जहां कोई केवल अपने लाभ और हानि की गणना करके ही जीवित रह सकता था। वह एक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली व्यवसायी भी थे, जो अपने माता पिता से विरासत में मिले एक छोटे निगम को पूरी दुनिया के सबसे बड़े समूह में से एक में बदलने में कामयाब रहे। उसे उस चीज के वास्तविक मूल्य के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए जो उस बीमारी को ठीक कर सकती है जिससे वह पीड़ित है। और यही कारण था कि उन्होंने वह सब कुछ पेश किया जो वह वास्तविक रूप से मेज पर रख सकते थे। हालांकि इस दुनिया में हर कोई चेयरमैन यू के समान सज्जन आचरण वाला नहीं था। हताशा कभी कभी एक ऐसा मकसद बन सकती है जिसके कारण व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है। मतलब परेशानी का संभावित स्रोत न बनाना ही बेहतर होगा। यही जिन वू द्वारा अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार जीवन के दिव्य जल के अस्तित्व को छुपाने का कारण था। भले ही वह उस बच्चे का पिता थे जिसे वह अपना छोटा भाई मानता था, जिन वू इतना भोला नहीं था कि वह चेयरमैन यू की खातिर भविष्य में घटित होने वाले या न होने वाले अज्ञात खतरों का जोखिम उठा सके। शुरुआत में मुझे ये सब ठीक से पता नहीं था। ठीक है, ऐसे बहुत से भोले मूर्ख नहीं होंगे जो डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ जैसा आइटम सिर्फ इसलिए लाते हैं क्योंकि किसी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। इसलिए उसने अपना कदम उठाने के लिए सबसे अच्छे समय का चुपचाप इंतजार किया और आखिरकार वह क्षण आ ही गया। ऐसा नहीं था कि चेयरमैन यू का जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा या उन्हें कुछ दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उपचार थोड़ी देर बाद हुआ। अगर जिन वू को उन लोगों के बारे में सोचना था जिन्हें इससे कोई फायदा हो सकता है, तो ये केवल शेयरधारक ही होंगे जिन्होंने चेयरमैन यू के पतन के बारे में सुनने के बाद यूजिन कॉर्पोरेशन से संबंधित अपने सभी शेयरों से तुरंत छुटकारा पा लिया। क्या इसीलिए लोग कहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना लगभग सब कुछ या कुछ नहीं जैसा मामला है? जिन वू ने खुद पर मुस्कुराया और डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ की 5 शेष बोतलों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी इन्वेंटरी तक पहुंच बनाई। इस एक बोतल के उपयोग के बाद उसके पास 4 और बोतलें बची थीं। वह ठीक ठीक जानता था कि इस बीमारी के कारण अपने माता पिता को खोना कैसा होता है। इसलिए उसे लगा कि यूजिन हो की खातिर इस बोतल का उपयोग करना उसके लिए थोड़ा भी नुकसान नहीं है। वह बच्चा, उसे जाकर इस तरह रोने की क्या जरूरत थी? मुझे सब बुरा और सामान्य महसूस कराना। जिन वू ने ध्यान से चेयरमैन यू म्यूंग हान के ऊपरी धड़ को उठाया, उनके होंठ खोले और धीरे से जीवन का दिव्य जल डाला। बहुत धीरे धीरे और एक समय में केवल थोड़ी सी मात्रा। हालांकि चेयरमैन यू को पता होना चाहिए कि यह वस्तु उन्हें बचाने में सक्षम एकमात्र जीवन रेखा थी, क्योंकि उन्होंने सराहनीय रूप से पानी पी लिया था। देखते ही देखते बोतल खाली हो गई। जिन वू ने चेयरमैन यू के ऊपरी धड़ को वापस बिस्तर पर गिरा दिया और खाली बोतल अपनी इन्वेंटरी में वापस कर दी। जैसा कि उसे अपनी मां के मामले से याद था, जीवन शक्ति का रंग बहुत जल्दी चेयरमैन यू के चेहरे पर लौट आया। यहां तक कि उनके बेहोश कमजोर धड़कते दिल ने भी धीरे धीरे गति पकड़ ली। जिन वू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये हो चुका है। दवा बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। एकमात्र शेष कार्य ये होगा कि चेयरमैन यू म्यूंग हान के जागने से पहले इस कमरे से भाग जाना और अपना कोई भी निशान पीछे न छोड़ना। जिन वू ने स्टील था को पुनः सक्रिय किया और कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। यह क्या है? दरवाजा केवल बाहर या अंदर इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर ही खोला जा सकता था, फिर भी यह अपने आप खुल जाता था, इसलिए गार्ड तुरंत घबरा गए। हालांकि जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष यू को कांच की दीवार के माध्यम से देखा। अस्पताल के कमरे के अंदर दरवाजा खुलने से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई। सभी गार्डों ने पाया कि चेयरमैन यू बिस्तर पर सीधे बैठे हैं और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। चेयरमैन जाग गए हैं। गार्ड वहां पूरी तरह से जमे हुए खड़े थे, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो। इससे पहले कि उनमें से एक को होश आया और जोर से चिल्लाया, इस प्रक्रिया में उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई दिखाई दे रही थी। चिकित्सक, डॉक्टर कहाँ है? एक गार्ड को छोड़कर जो डॉक्टर की तलाश में कहीं और भाग गया। बाकी लोग तुरंत अस्पताल के कमरे के अंदर भाग गए। अध्यक्ष महोदय, क्या आप ठीक हो? यू मायूंग हान ने एक अच्छे लंबे आराम से जागने वाले व्यक्ति की ताजा अभिव्यक्ति बनाई और गार्डों पर नजर डाली। आप लोग यहाँ इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? इन सब के अलावा वैसे भी आप लोग कौन हैं? यू म्यूंग हान ने गार्ड के उत्तर में कटौती की और पहले अपने आसपास अच्छी तरह से नजर डाली। और उसने खुद को वीआईपी अस्पताल के उस कमरे में पाया जो शाश्वत नींद के एक पीड़ित को ठहराने के लिए बनाया गया था। उन्होंने इस जगह को आसानी से पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने ही अपनी टर्मिनल स्थिति के बारे में जानने के तुरंत बाद इस कमरे को तैयार किया था। मतलब, मैं
क्या वह सचमुच ऐसा कर सकता था? क्या मैं गिर गया, लेकिन किसी तरह फिर से उठ गया? चेयरमैन यू म्यूंग हान का सिर तेजी से उस आवाज की दिशा में घूम गया। उसने कांच की दीवार से देखा कि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। जिन वू ने बिना शब्दों के गलियारे के दूसरे छोर से अंदर आने वाले डॉक्टरों के घेरे को देखा, जैसे कि वे खाली लिफ्ट में चढ़ने से पहले तूफान के बादलों को इकट्ठा कर रहे थे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो क्या इस महीने के अंत में यूजिन हो का जन्मदिन नहीं था? मुझे पता है कि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन ठीक है, जन्मदिन मुबारक हो जिन हो। उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो गए। जिन वू ने सोचा कि यही यू जिन हो के लिए सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार साबित हो सकता है, क्योंकि उसने ग्राउंड फ्लोर के लिए बटन दबाया था। एक बुजुर्ग देर से लिफ्ट में चढ़ गया और वह भी वही बटन दबाने वाला था, लेकिन लाइट अपने आप जलती देख वह रुक गया। क्या यह डरावना है? जिन वो अभी भी गायब से ढका हुआ था, इसलिए लिफ्ट का आंतरिक भाग खाली दिख रहा था। चारों ओर देखने के बाद बुजुर्ग ने गुर्राते हुए कहा और जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल गया। जिन वू ने अपने दिल की गहराइयों से माफी मांगी और दरवाजा बंद करे बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट नीचे चढ़ने लगी, उसने अपनी कौशल खिड़की की पुष्टि की। कौशल की जानकारी। कौशल शैडो एक्सचेंज लव पॉइंट 2 वर्ग विशिष्ट कौशल सक्रिय करने की आवश्यकता है, कोई नहीं। सम्मानकर्ता निर्दिष्ट छाया सैनिक के साथ स्थान बदल सकता है। एक बार सक्रिय होने के बाद कौशल का दोबारा उपयोग करने में सक्षम होने से पहले आपको 2 घंटे के कूलडाउन समय का इंतजार करना होगा। कौशल के स्तर के अनुसार कूलडाउन अवधि बदल जाएगी। शेष कूलडाउन समय 1 घंटा 54 मिनट 11 सेकंड। अभी भी 1 घंटा 54 मिनट बाकी है। भले ही उसने 11 सेकंड की उपेक्षा की हो, फिर भी उसके पास जाने के लिए लगभग 2 घंटे बाकी थे। उसने अभी तक छाया निकालने का काम पूरा नहीं किया था। मतलब, अगर उसे बचे हुए मृत दिग्गजों की तलाश करनी है और उन्हें शैडो सोल्जर्स में बदलना है, तो उसे अभी भी एक बार जापान वापस जाने की जरूरत है। उसने वहां एक छाया को स्टैंड बाय पर छोड़ दिया था, इसलिए जैसे ही छाया एक्सचेंज का कूलडाउन समय समाप्त हो जाएगा, वापस यात्रा करने का मुद्दा हल हो जाएगा। लेकिन उसकी वर्तमान समस्या ये होगी कि वह इंतजार के अगले 2 घंटे कैसे गुजारेगा। घर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसका बेटा दूसरे देश में 1 सप्ताह से अधिक समय बिताने के बाद घर वापस आया, तो अगर उसे कुछ घंटों बाद ही फिर से जाना पड़े तो उसकी मां किस तरह की अभिव्यक्ति करेगी। जानने के लिए उसका वहां होना जरूरी नहीं था। लिफ्ट भूतल पर रुकी और अपना दरवाजा खोला। सियोल इल्सन अस्पताल के सामने के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय भी जिनवू इस बात पर चिंतित रहा कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। ठीक है, क्या मुझे मालिकहीन कालकोठरी या कुछ और खोजना चाहिए? जिन वू ने स्टील था को खोल दिया और अपनी संवेदी धारणा को काफी हद तक बढ़ाया। उसकी इंद्रियों ने उसके स्थान के पास के 4 या 5 गेटों को पकड़ लिया। उसने अपना हंटर जारी स्मार्टफोन निकाला और उन गेट्स के विवरण की पुष्टि करने के लिए एसोसिएशन के ऐप तक पहुंच बनाई। जिन वू को पता चला कि उनमें से 2 गेट्स के बारे में अभी तक एसोसिएशन को सूचित नहीं किया गया था। जिन वू के चेहरे पर तुरंत एक सार्थक मुस्कान आ गई। चेयरमैन यू म्यूंग हान की सबसे बड़ी बेटी यू जिन हुई अपनी लगभग बेहोश मां को घर वापस ले जाने के बाद अस्पताल लौट रही थी। वह ड्राइवर द्वारा संचालित कार की पिछली सीट से बाहर निकली। जिस दिन उसे पता चला कि उसके पिता उस बीमारी से धीरे धीरे मर रहे हैं, तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर आसमान टूट पड़ा हो। फिर भी वह अपने पिता की बातों पर पूरी तरह विश्वास करती थी। मैं अभी भी इलाज के लिए सभी रास्ते तलाश रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि मुझे आशा की एक किरण मिल गई है, इसलिए मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो। अगर कोई और बहुत गर्व से घोषणा करता कि वह इस लाइलाज बीमारी को ठीक कर देगा, तो यू जिन हुई उस आदमी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। हालांकि उसके पिता कौन थे? क्या वह एकमात्र अध्यक्ष यू म्यूंग हान नहीं थे, वह व्यक्ति जिसे वैध रूप से दक्षिण कोरिया की वित्तीय दुनिया में शीर्ष व्यक्ति कहा जा सकता था? इसीलिए उसने आशा की उस पतली डोर को थामे रखा, लेकिन आखिरकार हालात ऐसे हो गए। काश वह जानती कि चीजें इस तरह खत्म हो जाएंगी। उसने विदेश में पढ़ाई की सभी धारणाओं को त्याग दिया होता और इसके बजाय अपने पिता के साथ अधिक समय बिताया होता। उसे याद आया कि जब उसने विदेश में पढ़ाई करने की अपनी योजना के बारे में उसे बताया था और चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए थे, तो उन्होंने अपना अकेलापन छिपाने की पूरी कोशिश की थी। यह तब के आसपास था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी जो उसके पास से गुजर रहा था। यह आदमी, क्या उसने वह चेहरा पहले अक्सर नहीं देखा था?
जैसे ही वह सोचने लगी कि उसने उसे कहाँ देखा है, आदमी को भी उसकी नजर का एहसास हुआ होगा, क्योंकि उसने हुड को और भी नीचे खींच लिया और तेजी से खुद को उससे दूर कर लिया। उसने उस आदमी की पीठ की ओर देखा और फिर से चलना शुरू करने से पहले अपना सिर थोड़ा सा झुका लिया। वैसे भी उस आदमी की पहचान उसके लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं थी। यू जिनहुई उत्सुकता से लिफ्ट का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर उसके फोन से अचानक जोर से रिंगटोन बजने लगी। पहले से ही इतनी देर हो जाने के कारण अस्पताल के गलियारे अब ज्यादातर खाली थे और रिंगटोन उसके कानों में विशेष रूप से तेज सुनाई दे रही थी। वह स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को नहीं पहचान पाए। वह आमतौर पर इस तरह किसी अपरिचित नंबर से कॉल का जवाब नहीं देती थी, लेकिन अब ये कौन हो सकता है? शायद पूरे दिन घटनाओं के तूफान का अनुभव करने के कारण उसे यह एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, उसे इस कॉल का उत्तर देना ही चाहिए। यू जिनहुई ने उत्तर आइकन पर टैप किया और फोन को अपने कान के पास दबाया। नमस्ते। हाँ हेलो, मैं सियोल इल्सिन अस्पताल से बोल रहा हूँ मिस। मैं आपकी माँ से संपर्क नहीं कर सका और पहले आपसे संपर्क करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी माँ ने नींद की गोली ले ली थी और घर पर ही सो गई थी, इसलिए वह अब उठकर फोन का जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन अस्पताल उसे इस तरह क्यों बुला रहा था? प्रभारी डॉक्टर द्वारा की गई इस कॉल से यू जिनहुई तुरंत डर गई। इसीलिए वह वापस आते समय अतिरिक्त सतर्क रहती थी। कुछ हुआ क्या? दरअसल चेयरमैन यू म्यूंग हान ने, जैसे ही उसने आगामी स्पष्टीकरण सुना, उसकी आंखें खरगोश की तरह बढ़ी और गोल हो गईं। ये तो झूठ होना ही था। आप मुझसे यह विश्वास करने की उम्मीद करते हैं? उसकी आंखें लगातार गीली होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वह आखिरी सवाल पूछने में कामयाब रही। क्या आप मुझसे सच कह रहे हैं? अगर हमने अपनी आंखों से इस तथ्य की पुष्टि नहीं की होती तो हमें भी इसके वास्तविक होने पर विश्वास नहीं होता। आप देखिए, किसी भी मरीज को अंतिम नींद की अवस्था से जागते हुए देखना लगभग असंभव है। किसी भी स्थिति में कृपया जल्दी करें और अस्पताल आएं, मिस। हम नहीं जानते कि चेयरमैन फिर कब सो जाए। रुको, मैं पहले से वहां हूं। उत्कृष्ट समय के साथ लिफ्ट ने अपना दरवाजा खोला और यू जिनहुई ने व्यावहारिक रूप से खुद को अंदर फेंक दिया। अरे बाप रे, सचमुच। लिफ्ट पर चढ़ने में लगे ये कुछ मिनट उसके पूरे जीवन में अब तक के सबसे लंबे पलों की तरह महसूस हुए। जैसे ही दरवाजा खुला, वह बाहर निकली और अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई, और अपने पिता का चेहरा उसकी ओर बढ़ता देखकर उसका स्वागत किया गया। उसके सिर के ऊपर से लेकर पैर की उंगलियों तक वह निश्चित रूप से उसके पिता थे और उस पर अन्यथा संदेह करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। यू मायुंग हान, जो इस समय डॉक्टरों के घेरे से घिरे हुए थे, ने अपना सिर अपनी छोटी लड़की की ओर घुमाया। जिनहुई, वह उसके आलिंगन में कूद गई और जैसे ही यू मायुंग हान ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, अंततः उसे एहसास हुआ कि वह किसी तरह मौत के दरवाजे से लौट आया है। मैं जिंदा हूं। हालांकि क्या वह वास्तव में इसे एक संयोग के रूप में वर्णित कर सकता है? जबकि प्रभारी डॉक्टरों का घेरा, यह एक चमत्कार है कि फुसफुसाहट के साथ प्रतिक्रिया दे रहा था, और उसकी बेटी अपने पिता से चिपकी हुई अपनी आंखें बाहर निकाल रही थी। यू मायुंग हान ने अपने खुद के धड़कते दिल की आवाज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बाडंप बाडंप बाडंप। वह पहले से ही अपने 50 वर्ष से अधिक का हो चुका था, फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि वह अभी भी 20 वर्ष का हो।